हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन सीआर सोन में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे पोसोलॉजी के बारे में। ठीक है, इसमें हम तीन टॉपिक्स को जो कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग और पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जो है काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक का जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी जो फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर हैं जो सीआर 7 पर जो है आपको जो है मिल जाएंगे, जिनका जो लिंक है मैं ऊपर जो है आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कि पोसोलॉजी क्या होता है उसको सिंपली हम समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि कोई भी जो हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, वो उसका हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कैसे वो जो है थेरापेटिक एक्शन देती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो और तीसरा हम समझेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि थर्ड जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, जिसको हम जो है ड्रग के मेटाबॉलिज्म के बाद समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं पोसोलॉजी का, कि पोसोलॉजी का मतलब होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स पोसोलॉजी के इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की बात करें, तो जो आपका पोसोलॉजी जो वर्ड होता है फ्रेंड्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पोसोस और दूसरा होता है लोगोस। लोगोस का जो मतलब होता है फ्रेंड्स साइंस, यानी कि किसी भी चीज के बारे में स्टडी करना, उससे जो भी रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, उस चीज की साइंस कहते हैं, जिसको हम जो है अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो पोसोस है फ्रेंड्स, ये हाउ मच, इसका मतलब होता है हाउ मच, और जो हाउ मच है फ्रेंड्स, ये किसी इंग्रेडिएंट है, कोई सब्सटेंस है जिसकी क्वांटिटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है, इंग्रेडिएंट है, वो सब्सटेंस आपका क्या है, ड्रग है। ठीक है, तो ये किसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी ड्रग की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि किसी भी पेशेंट को डॉक्टर कितने अमाउंट में ड्रग दे रहा है ताकि उसे उस ड्रग का जो है थेरापेटिक एक्शन जो है अच्छा मिले, उस ड्रग की क्वांटिटी का थेरापेटिक एक्शन उसे अच्छा मिले। तो सिंपली पोसोलॉजी में हम किसके बारे में बात करते हैं, ड्रग की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, कि हमें किसी भी पेशेंट को उसके अनुसार कितने अमाउंट में जो है हमें किसी भी ड्रग की डोज देनी है, या किसी भी ड्रग की क्वांटिटी देनी है, या किसी भी ड्रग का अमाउंट कितने अमाउंट में हमें उसे देना है ताकि उसे एक डिजायर्ड थेरापेटिक एक्शन मिले, जो भी डॉक्टर चाहता है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि जो ड्रग की क्वांटिटी होती है फ्रेंड्स, वो डिपेंड करती है आपके पेशेंट के ऊपर। अगर आपका पेशेंट छोटा है, या फिर आपका जो पेशेंट है यंगर है, या फिर आपका जो पेशेंट है वो क्या है, ओल्ड है, तो इन तीनों के अनुसार जो ड्रग की क्वांटिटी होगी डॉक्टर के अनुसार वो अलग अलग होगी। ठीक है, अगर छोटा बच्चा है तो उसके अनुसार डॉक्टर उसे कितने अमाउंट में ड्रग दे ताकि उसे जो है एक अच्छा थेरापेटिक एक्शन मिले उस ड्रग का। अगर आपका जो एडल्ट है कोई पेशेंट, तो उसके अनुसार डॉक्टर उसे कितने अमाउंट में ड्रग दे ताकि उसे एक बेस्ट थेरापेटिक एक्शन मिले उस ड्रग की क्वांटिटी का या फिर उस ड्रग की डोज का। तो सिंपली हम पोसोलॉजी के अंदर हम क्या किस चीज के बारे में बात करते हैं, किसी भी ड्रग की डोज या उसकी क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं, कि किसी भी पेशेंट को किसी भी ड्रग की कितनी अमाउंट में दवा दी जाए ताकि उसे एक अच्छा थेरापेटिक एक्शन मिले, उसे हम क्या कहते हैं, पोसोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, क्योंकि हम इसमें मेडिसिन और ड्रग की डोज के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, विच डील विद द डोज ऑफ ड्रग। ठीक है, और साथ में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं ड्रग्स का, और साथ में हम क्वांटिटी को देखते हैं। तो पोसोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द डोज ऑफ ड्रग, मेजरमेंट ऑफ ड्रग या क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू ए पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो पोसोलॉजी होती है उसके अंदर हम जो ड्रग है या फिर जो मेडिसिन है उसकी कितनी क्वांटिटी हम पेशेंट को दे रहे हैं, उसके बारे में, उस ड्रग की डोज की, उस ड्रग की क्वांटिटी की हम क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पोसोलॉजी कहते हैं। तो पोसोलॉजी फ्रेंड्स क्या होता है, पोसोलॉजी के अंदर हम किसी भी ड्रग का इतना अमाउंट उस पेशेंट को दे, या फिर किसी भी ड्रग की इतनी डोज उस पेशेंट को दे ताकि उस डोज को लेने के बाद उस पेशेंट के अंदर एक अच्छा थेरापेटिक एक्शन मिले, एक डिजायर्ड थेरापेटिक एक्शन मिले, जो भी डॉक्टर चाहता है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोसोलॉजी कहते हैं। अब ये जो अमाउंट होता है फ्रेंड्स कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स का जो है अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ड्रग के डोज की या क्वांटिटी की, यानी कि अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग डोज की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग ड्रग की डोज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप जो है ड्रग की डोज अलग दोगे, और आपका जो एडल्ट है तो उसके लिए आप जो है ड्रग की डोज अलग दोगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोसोलॉजी कहते हैं।
इसके अलावा दूसरा हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी, जिसको हमें अभी समझना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि पोस्टोलॉजी के अंदर हम जो ड्रग की क्वांटिटी दे रहे हैं पेशेंट को, उस क्वांटिटी का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको समझते हैं। उसके बाद जो है हम फैक्टर अफेक्टिंग को समझेंगे, जिससे जो ये आपको जो है काफी अच्छे से जो है एक्सप्लेन भी हो जाएगा और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पोस्टोलॉजी में फ्रेंड्स 16 फैक्टर्स हैं जिनको समझना आपके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रग का मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हम ड्रग की क्वांटिटी पेशेंट को दे रहे हैं, ड्रग की डोज पेशेंट को दे रहे हैं, उस डोज का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि हम जब किसी भी ड्रग को ओरली लेते हैं, ठीक है, तो उस ड्रग का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, यानी कि कैसे वो जो है ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाकर थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ड्रग है, यहाँ पर उसको आपने 100% या 100 mg ली। ठीक है, अब ये जो ड्रग आपकी बॉडी में जाएगी ना फ्रेंड्स, ये 5 स्टेप से होकर जाएगी, उसके बाद ये थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहली स्टेप आती है आपकी डिसइंटीग्रेट, यानी कि आपने ड्रग ली बॉडी के अंदर, यानी कि आपके स्टोमक में गई वो। ठीक है, वहां पर इस ड्रग का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी कि ये ड्रग जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट करेगी। उसके बाद में यह ड्रग हमारी कहाँ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रेंड्स इस ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम। जो आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो किसी भी भोजन या ड्रग के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और आपका जो इलियम होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है वहां पर न्यूट्रिशन का, वो कहाँ जाएगी, इलियम में जाएगी, क्योंकि इलियम में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, अब ये जो इलियम होता है फ्रेंड्स, वो आपकी ड्रग को कहाँ पहुंचाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन, और हिपैटिक पोर्टल वेन आपकी ड्रग को लेकर जाएंगी लीवर के अंदर। तो यानी कि जो हमारी ड्रग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गई है, लीवर के तक गई है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि हमारी ड्रग एक जगह से दूसरी जगह कहीं गई है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी जो लीवर है वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म करेगा। ठीक है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म मतलब फ्रेंड्स एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, ये लीवर, किडनी और स्वीट ग्लैंड में होती है ये। ठीक है, यानी कि लीवर के अलावा आपकी किडनी में भी होती है, स्वीट ग्लैंड में भी होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी जो ड्रग होती है लिपिड सोलुबल, क्योंकि हम जितनी भी ड्रग लेते हैं वो सारी लिपिड सोलुबल होती है। ठीक है, अगर आपकी ड्रग लिपिड सोलुबल नहीं है तो आपकी जो है सेल मेम्ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है वो जो है ड्रग के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। तो यानी कि लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ड्रग का लिपिड सोलुबल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो ड्रग है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए आपकी ड्रग अगर लिपिड सोलुबल है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, मान लीजिए 100% 100 mg आपने मेडिसिन ली, 20% मेडिसिन बाकी पार्ट्स में चलेगी, केवल 80% मेडिसिन मान लीजिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से उसका एब्जॉर्प्शन हुआ और वो कहाँ आ गई, आपकी लीवर के अंदर आ गई। ठीक है, यानी कि ये क्या है, अभी इस वक्त लिपिड सोलुबल है। ठीक है, तो अब ये जो 80% मेडिसिन है फ्रेंड्स, इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो 80% लिपिड सोलुबल ड्रग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर सोलुबल, यानी कि 80% में से कुछ पार्ट जो है ड्रग का वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर सोलुबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्रोसेस कौन डिसाइड करता है, आपका लीवर। ठीक है, क्योंकि हम जितने भी अमाउंट में ड्रग लेते हैं फ्रेंड्स ओरली, उसका पूरा का पूरा अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर नहीं लगता है किसी भी ड्रग की डोज का। कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी जो है उसको एक्सक्रीट आउट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 80% मेडिसिन आई थी यहाँ पर, वो उसमें से क्या होगा, केवल 50% मेडिसिन आपकी क्या लगेगी, बॉडी को लगेगी, और 30% मेडिसिन जो है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस क्या करती है फ्रेंड्स, लिपिड सोलुबल ड्रग को वाटर सोलुबल के अंदर कन्वर्ट करती है, ताकि वो जो है इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके आपकी बॉडी से। अगर ड्रग आपकी लिपिड सोलुबल वाटर सोलुबल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है फ्रेंड्स, तो वो आपकी यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि आपका जो यूरिन होता है या फिर स्वीट होता है या फिर जो स्टूल होती है फ्रेंड्स, वो ये सब क्या होते हैं, वाटर सोलुबल होते हैं, क्योंकि आपका यूरिन भी जो है वाटर सोलुबल होता है, आपका जो पसीने आते हैं बॉडी में वो भी वाटर सोलुबल होते हैं।
ठीक है। तो दवा को एक्सक्रीट आउट होने से लिए, यानी कि दवा को बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए क्या होना चाहिए, वाटर सोल्युबल होना जरूरी है। इसलिए हमारा लीवर जो है 80% मेडिसिन में से कुछ अमाउंट में ड्रग का यहाँ पर क्या कर देता है, वाटर सोल्युबल में अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और 50% मेडिसिन आपका लिपिड सोल्युबल बचता है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और लास्ट में जाकर जो है वो थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है आपकी ड्रग, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कोई ड्रग आपने ली है 100%, अगर उसका 100% बॉडी पार्ट्स में जा रही है, यानी कि 100% अगर आपकी बॉडी के अंदर लग रही है, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन 80% हुआ है और वो 80% आपकी बॉडी में जा रही है, ठीक है, 80% इफेक्ट मिल रहा है उस ड्रग का, तो ये जो है फ्रेंड्स आपके लिए क्या क्रिएट कर सकती है, ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है, यानी कि ड्रग पॉइजनिंग। क्योंकि हमारे लीवर की कंडीशन ये होती है फ्रेंड्स कि कोई भी अमाउंट अगर हम किसी ड्रग का देते हैं, लीवर के अंदर पहुंचता है, तो वहां पर लीवर जो है कुछ अमाउंट में ही ड्रग का जो है अपने पास रखता है, बाकी अमाउंट को जो है रिड्यूस कर देता है। यानी कि ड्रग का अगर 100% अगर कोई ड्रग है तो उसमें से 50% मेडिसिन का ही जो है थेरापेटिक इफेक्ट मिल पाएगा आपको, ठीक है। बाकी जो ड्रग है वो बॉडी से जो है बाहर निकल जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स क्या हुआ, अगर कोई मेडिसिन 80% अगर आपकी बॉडी को लग रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए क्या करेगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो और ये क्यों होगा, क्योंकि आपके जो लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन और स्वीट फंक्शन जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहे। क्योंकि अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो आपकी जो ड्रग, लिपिड सोल्युबल ड्रग है, वाटर सोल्युबल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और ड्रग का जो पूरा का पूरा इफेक्ट है फ्रेंड्स, वो आपकी बॉडी को लगेगा ड्रग का। यानी कि ड्रग क्या करेगी, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगी बॉडी से, बॉडी के अंदर, क्योंकि वो जो है बॉडी से बाहर तो निकल नहीं पा रही है, क्योंकि वाटर सोल्युबल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होगी, ठीक है। तो यानी कि तो हमारी बॉडी के अंदर अगर ड्रग की क्वांटिटी की कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज होगी फ्रेंड्स, तो वो जो है हमें ड्रग टॉक्सिसिटी या ड्रग पॉइजनिंग क्रिएट करेगी। इसलिए जो डॉक्टर होता है फ्रेंड्स, जब भी वो आपको मेडिसिन देता है ओरल रूट से, ठीक है, तो 100% इसीलिए देता है क्योंकि उसको पता रहता है कि इससे जो है 50 से 6% मेडिसिन का इफेक्ट मिलेगा, बाकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर को पता नहीं है 100% मेडिसिन वहां पर जो है पेशेंट को लग रही है, ठीक है, क्योंकि उसके किडनी, रीनल और स्वीट फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है, डॉक्टर को उसके बारे में पता नहीं है फ्रेंड्स, तो वहां पर डॉक्टर जो है फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर आ जाएगा। यानी कि आपकी जो ड्रग की क्वांटिटी डॉक्टर के द्वारा दी गई थी वो किसके अंदर आ जाएगी, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर आ जाएगी, क्योंकि ड्रग का पूरा इफेक्ट बॉडी को लग रहा है। यानी कि 80% ड्रग पूरी की पूरी आपकी बॉडी में चलेगी, उसका कुछ भी एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इंट्रावेनस डोज जब भी दी जाती है फ्रेंड्स, तो वो जो है अगर 100% ओरल डोज दी जा रही है, तो उसके कंपैरिजन में कितनी दी जाती है, 50 से 6% ही दी जाती है, क्योंकि जो इंट्रावेनस डोजेस होती है फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं और ड्रग का पूरा इफेक्ट शो करती है। इसलिए जो हमारी जो इंट्रावेनस डोज होती है, यानी कि जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, वो ओरल डोजेस की तुलना में कम ली जाती है, नहीं तो वो जो है ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है इंट्रावेनस डोज, तो वो वहां पर जो है आप फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा इंट्रावेनस डोजेस को ओरल डोजेस की तुलना में जो है कम लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो सारी ओवरऑल जो सारी प्रोसेस हो रही है फ्रेंड्स, ये उस ड्रग की क्या कहलाती है, फार्माकोकाइनेटिक कहलाती है। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम सिंपली कैसे बात करते हैं कि यानी कि हमने कितने अमाउंट में ड्रग ली और कितना अमाउंट उस ड्रग का क्या हुआ, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ और कितना अमाउंट बॉडी से बाहर निकला, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। ये वर्ड जो है आपको जो है 5th 6th सेमेस्टर तक जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक होता है फार्माकोडायनेमिक, उसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो 50% यहाँ पर ड्रग बची है उसको, यानी कि हमने फार्माकोकाइनेटिक में तो क्या देखा, 100% मेडिसिन ली, 50% मेडिसिन यहाँ पर बची थी, 30% मेडिसिन बॉडी से बाहर निकली थी, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कितना हुआ था, 80%, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 50% मेडिसिन बची है फ्रेंड्स, ये कहाँ जाएगी, आपकी ब्लड के अंदर जाएगी, ठीक है, और वहां पर प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, और प्रोटीन जो है उसको कहां लेकर जाएंगे, आपकी सेल मेम्ब्रेन पर लेके जाएंगे, जहां पर रिसेप्टर जो है प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर के साथ जो आपकी ड्रग है वो बाइंड होगी, ठीक है, और अपनी केमिकल स्ट्रक्चर में क्या देगी, चेंजेस देगी, ठीक है, और अपना जो है इफेक्ट वहां पर शो करेगी, ठीक है। तो यानी कि अब जो ड्रग का इफेक्ट शो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, सेल में हो रहा है, ठीक है। और सेल कहां होती है, आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि आपके ऑर्गन्स के अंदर। तो यानी कि जो हमारा ड्रग का इफेक्ट है, यानी कि जो ड्रग ने एक्शन दिया है हमारी बॉडी के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक कहते हैं,
तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में क्या मतलब हुआ? फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हमारी ड्रग के साथ बॉडी ने क्या किया है। तो हमारी ड्रग के साथ बॉडी ने क्या किया है? उसका डिसइंटीग्रेशन किया है, एब्जॉर्प्शन किया है, मेटाबॉलिज्म किया है, डिस्टर्बेंस किया है और ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है और एक्सक्रीशन किया है, ठीक है। और फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है कि यानी कि ड्रग ने अब हमारी बॉडी के साथ क्या किया है। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक में तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया है, और फार्माकोडायनेमिक में हम क्या देखते हैं कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया। तो बॉडी के साथ क्या किया? उसने बॉडी के साथ थेरापेटिक एक्शन दिया है, यानी कि बॉडी में थेरापेटिक एक्शन दिया है। अब थेरापेटिक एक्शन दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमने जो ड्रग की क्वांटिटी ली है, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक के अंदर, तो वहां पर जो ड्रग ने फार्माकोडायनेमिक जो है प्रोसेस की, तो वहां पर जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो दो प्रकार का हो सकता है कि यानी कि वो ड्रग या तो थेरापेटिक इफेक्ट देगी बॉडी के अंदर, या फिर हमें क्या देगी? साइड इफेक्ट देगी उस ड्रग का, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। तो वो क्या होती है? आपकी फार्माकोडायनेमिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है सारी प्रोसेस है किसी भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म की, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ड्रग का मेटाबॉलिज्म, हमारी जो पोसोलॉजी यानी कि जो हमारी ड्रग की डोज है या फिर ड्रग की क्वांटिटी जो हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को ये कैसे अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए फ्रेंड्स कोई पेशेंट है, दवा ले रहा है, ठीक है, हमने उससे उस ड्रग की क्वांटिटी दे दी, मान लीजिए 80 mg उस ड्रग की क्वांटिटी दे दी, या फिर 100 mg उस ड्रग की क्वांटिटी दे दी, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता नहीं है, यानी कि डॉक्टर को ये पता नहीं कि वो जो है लीवर एंड किडनी एंड स्वीट फंक्शन उसके प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उनमें कोई डिजीज है, ठीक है। तो पेशेंट डॉक्टर को वहां पर इस बात का पता नहीं रहेगा, तो वहां पर वो जो ड्रग है फ्रेंड्स, वो ड्रग की क्वांटिटी वहां पर पेशेंट ने ली है वो बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है। अब लीवर और किडनी फंक्शन ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो यानी कि 100% जो हमारी ड्रग वहां पर ली थी, जिसका जो 80% पार्ट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसका क्या नहीं हो पाएगा? बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा उसका, यानी कि वो ड्रग लिपिड सोल्युबल से वाटर सोल्युबल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर वो वाटर सोल्युबल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो वो हमारी यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगी, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो 80% ड्रग है वो कहाँ जाएगी? हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, और जब हमारी ये बॉडी के अंदर जाएगी तो ये हमें क्या देगी? ड्रग टॉक्सिसिटी या ड्रग पॉइजनिंग क्रिएट होगी वहां पर। इसलिए जो हमारा पेशेंट का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स वो इंक्रीज हो जाता है, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं लीवर एंड किडनी वाले पेशेंट, उनको कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जो उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर क्या समस्या होती है कि उनके अंदर जो है ये जो किडनी एंड जो लीवर फंक्शन है वो इतने डेवलप नहीं होते हैं छोटे बच्चों में, ठीक है। यानी कि हम 2 साल से छोटे बच्चों की अगर बात करें, ठीक है, तो उस कंडीशन में उन्हें कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और आपकी जो ड्रग है वहां पर ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जो पेशेंट है तो उनको कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है। इसी प्रकार जो आपके ओल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, यानी कि 60 साल से ऊपर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी जो है कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि अगर उनको हमने ज्यादा अमाउंट में ड्रग दे दी तो फ्रेंड्स वो जो ड्रग है हमारी जो है पेशेंट की बॉडी के अंदर जाएगी, लेकिन हमें पता है कि जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर किडनी लीवर एंड स्वीट फंक्शन जो है प्रॉपर काम नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे वो ओल्ड एज में होते जाते हैं फ्रेंड्स तो उनके जो बॉडी फंक्शन रिड्यूस होने लगते हैं, बॉडी फैट रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है रिड्यूस होने लगती है, जिससे एब्जॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं हो पाता ड्रग का। तो यानी कि कुल मिला के ड्रग कहाँ होगी? उसकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगी, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी बॉडी से, ठीक है। अगर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी तो ड्रग का पूरा इफेक्ट वहां पर उस पेशेंट को मिलेगा और एक ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो जो ऐसे पेशेंट को है फ्रेंड्स कम डोज में रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि किसी भी ड्रग की उस पेशेंट को कम डोज देनी चाहिए, या कम क्वांटिटी में जो है उस पेशेंट को ड्रग देनी चाहिए, ताकि उसे एक डिजायर्ड थेरेपेटिक एक्शन मिले जो भी डॉक्टर चाहता है उस पेशेंट के अंदर। तो ये सारी प्रोसेस है फ्रेंड्स ड्रग के मेटाबॉलिज्म की, जिसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक को समझा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म समझा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन समझी हमने, बायो ट्रांसफॉर जिसमें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें हमने समझ ली, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं हमारे फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि जब हम किसी भी ड्रग के डोज पेशेंट को देते हैं एक अच्छे थेरापेटिक एक्शन के लिए, जो भी उसको डिजीज है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो जो है डोज कैसे अफेक्ट हो सकती है, उस ड्रग की क्वांटिटी कैसे अफेक्ट हो सकती है, तो वो उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के बारे में, कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी ड्रग की क्वांटिटी यानी कि पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि ड्रग की डोज को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा एज,
द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंज विद एज। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि छोटे बच्चों में ड्रग का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, ठीक है, ओल्ड व्यक्ति में ड्रग का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, और आपके जो एडल्ट व्यक्ति होता है उसमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, ठीक है। तो यानी कि फार्माकोकाइनेटिक यानी कि हमने जो ड्रग ली है, ठीक है, जो ड्रग की क्वांटिटी, जो ड्रग की डोज हमने ली है, उस ड्रग का कितना अमाउंट हमारी बॉडी में लग रहा है और कितना अमाउंट जो है बॉडी से बाहर निकला है, उसे हमने फार्माकोकाइनेटिक कहा, फार्माकोकाइनेटिक कहा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स यानी ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो रहा है एज के साथ, ठीक है, क्योंकि एडल्ट में फार्माकोकाइनेटिक्स है, किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो क्या अच्छे से हो रहा है, यदि आप उसको कम अमाउंट में दो या फिर ज्यादा अमाउंट में ड्रग दो, यानी कि वो इसको इजीली एक्सक्रीट आउट कर पा रहा है, ठीक है, इजीली जो है उस ड्रग में से कुछ अमाउंट बाहर निकाल पा रहा है बॉडी से। लेकिन जो छोटे बच्चे फ्रेंड्स उसमें जो है लीवर एंड किडनी फंक्शन जो है प्रॉपर काम नहीं करते, तो वहां पर जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म या फिर जो ड्रग की क्वांटिटी है वो ज्यादा अमाउंट में जो है बाहर नहीं निकल पा रही, यानी कि जितनी निकलनी चाहिए थी उतनी नहीं निकल पा रही, तो यानी कि वो बॉडी के अंदर क्या हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है और क्या कर रही है, ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है और ये कैसे चेंज होती है उसको हमने जो है समझ लिया है। उसके बाद में क्या होता है, चिल्ड्रंस आर हाईली सेंसिटिव टू लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग। इसीलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म इतना डेवलप नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है अगर हम उसको लार्ज अमाउंट में डोज देते हैं, किसी भी ड्रग की डोज की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाकर देते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं, उनको सहन नहीं कर पाते उस ड्रग की क्वांटिटी को, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उससे हमें कम डोज की यानी कि किसी भी ड्रग की कम डोज देनी चाहिए, ठीक है। अगर उसकी हम कंपेयर करें एडल्ट यानी कि एक यंगर व्यक्ति से कंपेयर करें, यानी एक यंगर व्यक्ति की तुलना में उसे कम डोज देनी चाहिए, ठीक है, हमारे चिल्ड्रन को। इसके अलावा जो हमारा चिल्ड्रन होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम सिस्टम, जिसे हम ग्लूको कोऑर्डिनेशन या फिर हम कह सकते हैं इसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये क्या होती है, उतनी डेवलप नहीं हो पाती, उतनी डेवलप नहीं होती, यानी कि अनएफिशिएंट होती है, उतनी प्रभावी नहीं होती है जैसा कि एडल्ट व्यक्ति के अंदर होती है, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, ठीक है। इसके अलावा इनका जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है इन चिल्ड्रन में, क्योंकि ये जो है 2 साल के बाद जो है डेवलप होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर अगर फ्रेंड्स डेवलप नहीं होगा पूरी तरीके से, तो आपकी जो ड्रग की क्वांटिटी है वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है फ्रेंड्स, ये हमारे जो ब्लड और जो ब्रेन होता है, यानी कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है हमारे ब्रेन के अंदर, उन कैपिलरीज में क्या होता है फ्रेंड्स, एक बैरियर क्रिएट होता है, यानी कि ब्लड के और ब्रेन के बीच में। तो यानी कि जो ब्लड के अंदर जितना भी कंपोजिशन यानी कि न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो उनको पहुंचने से कौन रुकता है, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो न्यूट्रिशन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो आपके उस ब्लड के अंदर जो कुछ कंपोजिशन ऐसे होते हैं जैसे फॉरेन सब्सटेंस और टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको ये रोकने का काम करता है कौन, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि वहां पर जो एंडोथेलियम सेल्स होती है ब्रेन के अंदर, यानी कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज की वाल्स के अंदर, वो क्या बनाती है, एक टाइट जंक्शन बनाती है, जो उन्हीं सब्सटेंस को जो है क्रॉस होने देती है हमारे ब्रेन के लिए, जो हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, और जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको रोकने का काम करता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। तो यहाँ पर अगर ज्यादा क्वांटिटी अगर हम लेंगे, यानी कि हमारा चिल्ड्रन अगर ज्यादा क्वांटिटी में डोज ले रहा है, तो वहां पर जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है वो उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। उतना ही अमाउंट वहां पर पास होने देता है हमारे ब्रेन के लिए जितना कि उसको उस ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उस ड्रग की जितनी डोज की रिक्वायरमेंट होती है ब्रेन को, उतनी ही ड्रग जो है वहां पर जा पाती है ब्रेन तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर वो उतना डेवलप नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या देनी पड़ेगी, कम क्वांटिटी देनी पड़ेगी, ताकि अगर ब्रेन तक अगर ड्रग जो है पहुंच भी जाए तो हमें कोई भी जो है अफेक्ट ना कर सके हमारे ब्रेन को, यानी कि हमारी जो ड्रग की क्वांटिटी हमारे ब्रेन को अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो पेशेंट है उसको फीवर आ सकता है, यानी छोटे बच्चों को जो है फीवर आ जाता है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। Thus the children are more sensitive to CNS stimulant, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वो ब्रेन तक जाएगा तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया तो आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं बॉडी के, वो उस ड्रग की क्वांटिटी के कारण अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही क्या होता है, आपकी बॉडी को लगभग पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओल्ड पेशेंट आल्सो रिक्वायर लेस डोज ऑफ ड्रग एज कंपेयर टू एडल्ट। फ्रेंड्स हमने कहा कि जो आपके ओल्ड पेशेंट है उनके अंदर जो है
किडनी एंड रीनल फंक्शन पूरी तरह काम नहीं कर पाता है तो उनको जो है, जो यंगर व्यक्ति होते हैं, एडल्ट व्यक्ति होते हैं, उनकी तुलना में कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी किसी भी ड्रग की डोज की कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स का हमारा जो डॉक्टर है उसको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो जो है फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर आ सकता है, यानी कि वो जो ड्रग की क्वांटिटी है वो फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर आ सकती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो फ्रेंड जो वृद्धावस्था होती है, यानी कि 60 साल से ऊपर की जो एजेस होती है, जिन्हें हम गायट्रिक एजेस कहते हैं, उनमें बहुत सारी चेंजेस जो है बॉडी के जो अकर्स होते हैं, जैसे कि उसकी रिड्यूस हो जाता है बॉडी फैट। ठीक है, बॉडी वेट रिड्यूस हो जाता है हमारे पेशेंट का। ठीक है, रिड्यूस हो जाती है आपके इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जिसके कारण जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं हो पाता। रीनल एंड किडनी फंक्शन जो है, यानी कि हिपैटिक फंक्शन, जो आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन थी जो ड्रग को लेकर जा रही थी लीवर तक, वो वहां पर पूरी तरह काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यानी ड्रग जो है एक्यूमुलेट होगी बॉडी के अंदर, ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी बॉडी से बाहर, और वो जो है ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। ठीक है, तो जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उन्हें कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ड्यू टू विच गायट्रिक पेशेंट नॉट एबल टू एक्सक्रीट आउट ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। मैंने कहा कि अगर किडनी और रीनल फंक्शन ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो बॉडी से जो ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी, और जो है वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो एक्यूमुलेट होगी और आपको जो है एक ड्रग टॉक्सिसिटी यानी कि ड्रग पॉइजनिंग क्रिएट करेगी। ठीक है, तो जो हमारी जो ड्रग की डोज है उसको जो है अफेक्ट करेगा। ठीक है, thus the old patient needed यानी कि रिक्वायर लेस डोज ऑफ ड्रग देन एडल्ट, यानी कि जो यंगर व्यक्ति होता है, एडल्ट होता है, उसकी तुलना में कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगला हमारा जो फैक्टर है फ्रेंड्स वो है हमारा बॉडी वेट। फ्रेंड्स, ड्रग की जो क्वांटिटी है वो बॉडी वेट के आधार पर भी दी जाती है, यानी किसी भी ड्रग की डोज बॉडी वेट के आधार पर भी दी जाती है। मैंने आपको ये पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में बताया था। ठीक है, वहां पर एक फॉर्मूला यूज किया था जिसमें हमने जो किसी भी जो हमारा फैट पर्सन है, यानी कि नॉर्मल फैट पर्सन है, उसका हमने एक क्या लिया था, एवरेज वेट लिया था 70 kg, और फिर उसको हमने जो डिवाइडेड किया था उसके टोटल वेट से और उसके एडल्ट डोज से डिवाइडेड किया था। ठीक है, तो वहां पर जो 70 kg था वो एवरेज वेट था। तो आप इसलिए जो है पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में जो है आप बॉडी वेट के आधार पर ड्रग की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, किसी भी ड्रग की डोज कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसको जरूर देखना, तब जाके ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, तो ऑप्स पेशेंट रिक्वायर लार्ज डोज ऑफ ड्रग देन नॉर्मल बॉडी वेट पर्सन, कि जो हमारा जो नॉर्मल बॉडी वेट पर्सन होता है उसकी तुलना में जो मोटे व्यक्ति होते हैं, जिनका बॉडी फैट बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में जो है ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे व्यक्ति का जो हम एवरेज वेट लेकर चलते हैं, यूजुअली 70 kg इज कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल वेट एडल्ट पेशेंट, यानी कि 70, यानी कि जो पेशेंट का वेट 80 kg भी होता है, 90 kg भी हो सकता है फैट पेशेंट का जो है बॉडी वेट। ठीक है, लेकिन 70 kg हम क्या लेते हैं, उसका एवरेज वेट लेकर चलते हैं। ठीक है, और फिर इससे जो है उसके टोटल वेट और उसके एडल्ट डोज की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको डिवाइडेड करते हैं 70 से, तो आपका जो भी जो क्वांटिटी आएगी ड्रग की वो उस पेशेंट को हमें जो है एडमिनिस्ट्रेट करनी है। ठीक है, तो इन दिस केस में डोज अमाउंट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड इज कैलकुलेटिंग mg पर kg, यानी कि पर किलोग्राम पर कितनी mg हमें उस पेशेंट को दवा देनी है। ठीक है, या फिर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, मैंने आपको वहां पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट में भी, यानी कि हमने बॉडी वेट उस फॉर्मूले में हमने पाउंड में भी लिया था। अगर हम पाउंड में बॉडी वेट ले रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो वहां पर हमने 150 से डिवाइड किया था उसके टोटल बॉडी वेट को, लेकिन यहाँ पर हमने कितना लिया 70 kg, तो 70 kg के लिए हम जो वेट लेंगे वो किस में लेंगे, kg में लेंगे। ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी है mg पर kg में करेंगे अगर kg में वेट ले रहे हैं, लेकिन अगर पाउंड में अगर उस पेशेंट का बॉडी वेट ले रहे हैं तो वहां पर हम उसे 70 kg से लेकर 150 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो ड्रग की क्वांटिटी आएगी या फिर ड्रग की डोज आएगी वो उसके पाउंड वेट के आधार पर आएगी। ठीक है, आपने जिनके जो है कुछ सामान देखे होंगे, ठीक है, डंबल उठाने के, जिनके साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो सारा किस में आते हैं, पाउंड में आता है उनका वेट। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार अगला जो हमारा फैक्टर है वो है सेक्स। ठीक है फ्रेंड, हम जानते हैं पेशेंट सेक्स इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ट्रीटमेंट विद सेक्स हार्मोन। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि फीमेल और मेल दोनों की जो दवा लेने का तरीका होता है या फिर किसी भी ड्रग की डोज अगर दोनों को हम देंगे, ठीक है, तो फीमेल ज्यादा इमोशनल होती है उस ड्रग के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है उस ड्रग के लिए, वो इंजेक्शन को देखकर घबरा जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी ड्रग की क्वांटिटी अफेक्ट हो सकती है। तो मेल की तुलना में जो है हमारे फीमेल होती है उसको कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम सेक्स की पर्टिकुलरली बात करें, सेक्स हार्मोन के ट्रीटमेंट के साथ, यानी कि कोई फीमेल है जिसको कोई डिजीज है, लेकिन साथ साथ उसके सेक्स हार्मोन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इम्बैलेंस हो रहा है उसके सेक्स हार्मोन के साथ, तो ऐसे केस में हमारा जो पेशेंट का सेक्स है वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो देख लीजिए। फीमेल एडल्ट जनरली रिक्वायर स्मॉलर डोज देन मेल, यानी कि जो हमारी फीमेल एडल्ट होती है वो मेल एडल्ट की तुलना में कम डोज उसे देनी चाहिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर बॉडी फैट। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो फीमेल एडल्ट है उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में फैट होने के कारण उसको कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है। हमने देखा था कि अगर कोई मेल बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा फैट है, तो उसको हमें ज्यादा क्वांटिटी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर कोई फीमेल बहुत ज्यादा मोटी है तो उसे कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंड्स फीमेल्स होती है उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और T3, T4 हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि बॉडी वेट इंक्रीज होने लगता है, यानी कि मोटापा इंक्रीज होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि उनके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है, एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है। तो उस कंडीशन में जो फ्रेंड्स जो फीमेल होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है तो उसके अंदर फैट सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये फैट सेल्स क्या करती है, जब फीमेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो वो जो है वो फैट सेल्स खुद ही क्या करने लग जाती है, उस हार्मोन का प्रोडक्शन करने लग जाती है। यानी कि फैट सेल्स जितनी ज्यादा होंगी हार्मोन का प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्यादा हार्मोन का अमाउंट जो है हमारा फ्रेंड्स वो हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का उसको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर बॉडी फैट टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज द रेट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारे जो फीमेल की फैट सेल्स हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेंगी। तो ज्यादा अमाउंट यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन वो क्या करेगा, आपकी जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहते हैं वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा है यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वहां पर जो हमारी ड्रग जो है लिपिड सोल्युबल से वाटर सोल्युबल के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी जल्दी जल्दी और वो जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो यानी कि 50 से 6% मेडिसिन का वहां पर इफेक्ट नहीं मिल पाएगा हमारे पेशेंट को, क्योंकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के द्वारा हमारी जो ड्रग का मैक्सिमम अमाउंट है वो क्या हुआ, बॉडी से बाहर आ गया। ठीक है, तो यानी ड्रग की जो क्वांटिटी है वहां पर अफेक्ट होगी, जैसा कि मैंने आपको ड्रग के मेटाबॉलिज्म में बताया था बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो बाय विच डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग इन फीमेल अकर्स लाइक डाइस्पाम, ये एक मेडिसिन का नाम है। तो फ्रेंड्स ऐसी जो मेडिसिन होती है उनका मेटाबॉलिज्म, इस प्रकार की जो डिजीज फीमेल्स होती है जिनके अंदर इस प्रकार की डिजीज होती है तो उनके अंदर ऐसी जो मेडिसिन होती है उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, द डोज ऑफ फीमेल मस्ट बी मॉडरेट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन पीरियड, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन पीरियड के दौरान जो आपकी फीमेल की जो डोज है फ्रेंड्स वो कैसे होनी चाहिए, मध्यवर्ती होनी चाहिए, ना ही तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए ना ही क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो इस वजह से जो डॉक्टर है उसको जो है मॉडरेट यानी कि मध्यवर्ती डोज दे किसी भी ड्रग की। ठीक है, ताकि जो हमारी फीमेल है उसको कोई भी उस ड्रग का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग परगेटिव, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया गया है, आर टू बी अवॉइड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बिकॉज दे मे इंक्रीज ब्लीडिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर इनको जो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अगर किसी फीमेल को दिया जाए, ठीक है, तो ये ब्लीडिंग कॉज यानी कि ब्लीडिंग की मात्रा जो है इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या होती है, फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। तो अगर ऐसी जो यूज कर रहा है, अगर ऐसी कोई फीमेल है जो इस प्रकार की मेडिसिन यूज कर रही है तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी जो मेडिसिन होती है फ्रेंड्स उनको जो है वहां पर अवॉइड कर लेना चाहिए डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट के लिए, ताकि पेशेंट को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिले उस ड्रग का। ठीक है, तो पोसोलॉजी में हम 3 कंडीशन देख रहे हैं। यदि किसी पेशेंट को ड्रग की क्वांटिटी का इफेक्ट जो है यानी कि ड्रग की डोज का जो इफेक्ट है, थेरापेटिक एक्शन है वो कम मिल रहा है तो हम उसे डोज की क्वांटिटी बढ़ाकर दे रहे हैं, या फिर ड्रग का इफेक्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है तो डोज की क्वांटिटी घटाकर दे रहे हैं, या फिर ड्रग जो है कुछ अलग ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है यानी कि साइड इफेक्ट दे रही है। ठीक है, तो उस ड्रग को हमें अवॉइड कर लेना चाहिए। ये 3 कंडीशन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर देख रहे हैं। जैसा कि ये जो ड्रग है ये साइड इफेक्ट दे रही है उस पेशेंट को, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इस ड्रग को जो है हमें जो है अवॉइड कर लेना चाहिए फीमेल के लिए। इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बताया फ्रेंड्स, अगर कोई इंट्रावेनस डोज है जिसको जो आप जो है ओरल डोज के कंपैरिजन में करके दे रहे हैं कि भाई हम जो हमारा डॉक्टर है वो ओरल रूट से उस ड्रग को नहीं देना चाहता, वो देना चाहता है इंट्रावेनस डोज के थ्रू यानी इंजेक्शन के थ्रू, तो वहां पर अगर ओरल डोज की क्वांटिटी 100% है तो वहां पर हमारा जो इंट्रावेनस डोज यानी इंजेक्शन के थ्रू जो डोज दे रहा है वो कितने देगा, 50 mg, यानी कि यहाँ पर अगर 100 mg होगी तो यहाँ पर 50 mg होगी, यानी कि इंक्रीज करके देगा उस, यानी कि सॉरी इंक्रीज नहीं, रिड्यूस करके देगा उसकी उस ड्रग की डोज की क्वांटिटी को।
ठीक है, नहीं तो आप जो है फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर मेनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक ओरल रूट, रेक्टल रूट, पेरेंटल रूट, ये सारे रूट है जिनके द्वारा हम किसी भी ड्रग को इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, द पर्टिकुलर रूट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिजीज। फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट को सीवियरिटी ऑफ डिजीज है, जैसे कि उसके पेट में बहुत ज्यादा जो है पेन हो रहा है, किसी का दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कभी भी टैबलेट नहीं देता, आपको इंजेक्शन लगाता है। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि जो इंजेक्शन है उसका एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती, डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस नहीं होती है, वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है और जल्दी से थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन जो आपकी टैबलेट होती है वो क्या होती है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, तब जाके वो थेरापेटिक इफेक्ट देती है। इसलिए डॉक्टर अगर सीवियरिटी ऑफ डिजीज है किसी पेशेंट को, तो हमें जो है वहां पर जो है पर्टिकुलर रूट सिलेक्ट कर लेना चाहिए उस डिजीज के अनुसार। तो यहाँ पर जो हमें आईवी रूट यानी इंजेक्शन के थ्रू जो है डोज देनी चाहिए। ठीक है, इफ द डॉक्टर वांट रैपिड थेरापेटिक एक्शन ही विल सिलेक्ट पेरेंटल रूट, यानी कि वो इंजेक्शन के थ्रू उस ड्रग को देगा उस डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी कि जो पेन हो रहा है हमारे एब्डोमिनल में उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग डायरेक्टली गिवन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि हमारी वो जो ड्रग है डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगी और उसका जो इफेक्ट जो है जल्दी से देखने को मिलता है आईवी डोजेस के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आईवी डोजेस फ्रेंड्स वो क्या करती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो इंजेक्शन के थ्रू हम जितने भी डोज देते हैं वो क्या करती है, कभी कभार ड्रग की क्वांटिटी यानी ड्रग की डोज को जो है अफेक्ट कर सकती है। कैसे? इंट्रावेनस डोज शुड बी स्मॉलर देन द ओरल डोज। हम जानते हैं फ्रेंड्स, अगर ओरल डोज अगर हम 100 mg ले रहे हैं तो हम इंट्रावेनस डोज कितनी देंगे, 50 से 60 mg जो हम वहां पर पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, क्योंकि ये यानी कि जो ड्रग है डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रही है। ठीक है, तो अपना इफेक्ट शो करेगी, लेकिन वहां पर जो ड्रग है ओरल रूट के थ्रू जब हमने ड्रग ली तो वो कहाँ जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर लीवर के पास जाएंगे। तो वहां पर जो लीवर फ्रेंड्स वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि उस डोज की कितनी क्वांटिटी जो हमारी बॉडी के अंदर लगानी है, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो सेकंड ब्रेन की तरह काम करता है, एक गेट कीपर की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाती है, तो पूरा का पूरा इफेक्ट वहां पर जो है पेशेंट को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि इंजेक्शन में 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज इन सम केसेस में दीज डोज इनहेंस ड्रग टॉक्सिसिटी व्हेन गिवन इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि अगर हम जितना अमाउंट हमें चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट में अगर इंजेक्शन के थ्रू हम किसी भी ड्रग को इंजेक्ट करेंगे हमारे ब्लड के अंदर, तो वो जो है ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है हमारी ब्लड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमें क्या बनाएगी, ड्रग पॉइजनिंग कराएगी हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमें ड्रग का साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा फैक्टर है वो है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज आल्सो इंपॉर्टेंट वाइदर गिवन ऑन एम्प्टी स्टोमक या आफ्टर मील हैज बीन टेकन। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है फ्रेंड्स, या फिर उनका जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि यदि उनको खाली पेट दिया जाए, ठीक है, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा होता है, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको अगर खाने के बाद में दिया जाए तो उनका जो एब्जॉर्प्शन जो है अच्छा होता है, थेरापेटिक इफेक्ट जो अच्छा मिलता है पेशेंट। ठीक है, तो रूट ऑफ यानी कि टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी ड्रग की डोज को जो है अफेक्ट कर सकता है। इसलिए जो है एंटासिड की जितनी भी जो मेडिसिन आती है फ्रेंड्स वो खाली पेट दी जाती है, क्योंकि इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो खाली पेट बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि रैपिडली होता है एज कम्पेयर टू फुल पेट, यानी खाने के बाद की तुलना में। ठीक है, लेकिन अगर उस ड्रग को आप खाने के बाद दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो वहां पर जो ड्रग की डोज है वो अफेक्ट हो सकती है, ड्रग की क्वांटिटी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो द ड्रग एब्जॉर्ब रैपिडली ऑन एम्प्टी स्टोमक देन ऑन फुल स्टोमक, हेंस मे लोअर द इफेक्टिवनेस ऑफ डोज ऑफ ड्रग ऑन फुल पेट। यानी फुल पेट में अगर उस ड्रग को लेंगे एंटासिड को, तो वहां पर उसका ड्रग का जो इफेक्ट है वो क्या होने लग सकता है, कम हो सकता है, यानी कि रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है ड्रग का। ठीक है, क्योंकि अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा ड्रग का तो इफेक्ट भी कम होगा। ठीक है, तो देयरफॉर इसलिए एंटासिड एंड एपिटाइजर गिवन बिफोर मील, यानी इसीलिए जो हमारे एंटासिड होते हैं और एपिटाइजर होते हैं वो खाने से पहले लिए जाते हैं। ठीक है, सम ड्रग लाइक डाइजेस्टेंट, ठीक है, गिवन आफ्टर मील, यानी कि ये खाने के बाद लिए जाते हैं, क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो खाने के बाद अच्छा होता है। परगेटिव जो होते हैं गिवन ईयरली मॉर्निंग, ये जो है सुबह के टाइम पे दिए जाते हैं, और लेग्जेटिव ये नाइट के टाइम पे दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डाइजेस्टेंट को अगर हम जो है खाने के बाद, खाने से पहले लेंगे तो फ्रेंड्स ये जो है आपके पेट में जो है इरिटेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं पेट के अंदर। ठीक है, एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, तो ऐसी जो मेडिसिन होते हैं फ्रेंड्स उनका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार उस ड्रग की क्वांटिटी को नहीं दिया, ठीक है, तो वहां पर जो ड्रग की क्वांटिटी है या फिर ड्रग का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो सकता है।
ठीक है। इसलिए ऐसी कोई मेडिसिन जिनको खाने से पहले लिया जाता है और ऐसी मेडिसिन जिनको खाने के बाद लिया जाता है, तो उनको जो है उन्हीं सिचुएशन में देना चाहिए, उसी कंडीशन के अंदर देना चाहिए जिसके अंदर उनका जो इफेक्ट है वो अच्छा मिले, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं तो आप जो है फैक्टर अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डिजीज, हायर डोज ऑफ ड्रग कैन बी टॉलरेट इन डिजीज कंडीशन ऑफ पेशेंट हैज इन नॉर्म देन इन नॉर्मल पेशेंट। फ्रेंड्स कई बार प्रेजेंस ऑफ डिजीज यानी कुछ पेशेंट में ऐसे होते हैं, जैसे कोई फीवर हो रहा है किसी पेशेंट को, तो अगर उसको आप ज्यादा क्वांटिटी में अगर डोज दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको कभी कभार जो है सैंक कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में, ठीक है, अगर उसको आप जो ज्यादा अमाउंट में ड्रग दे रहे हैं तो भी वो जो है उसको सैंक कर सकता है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैन टॉलरेट हाई डोज ऑफ एंटीपायरेटिक इन फीवर कंडीशन देन इन नॉन फिब्राइल कंडीशन। यानी कि अगर पेशेंट को बुखार नहीं है तो उस कंडीशन में वो जो डोज की क्वांटिटी अफेक्ट कर सकती है जब आप उसको हाई अमाउंट में डोज देंगे किसी भी ड्रग की, यानी कि जो एंटीपायरेटिक ड्रग की हाई अमाउंट में अगर डोज देंगे उस पेशेंट को जो है यानी कि फीवर की कंडीशन नहीं होगी तो वहां पर जो है अफेक्ट हो सकती है आपकी डोज की क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर उसको फीवर आ रहा है और तब आप जो है ड्रग की क्वांटिटी इंक्रीज करके दे रहे हैं एंटीबायोटिक ड्रग की, यानी कि जो आपकी पैरासिटामोल की, तो वो उसको जो है टॉलरेट कर सकता है, सहनशील कर सकता है, यानी कि उस ड्रग को सहन कर सकता है ज्यादा अमाउंट में भी, ठीक है। लेकिन जब कंडीशन फ्रेंड्स कब आती है, Similarly, when there is a condition of hepatic and renal disturbance of drug are not metabolized properly and accumulation of drug in the body can be occurred which create toxicity। मैंने कहा लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है जिसमें लीवर, किडनी और स्वीट ग्लैंड से रिलेटेड कोई डिजीज है, यानी कि उनके जो फंक्शन जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो उस डिजीज की कंडीशन में आपको जो है ड्रग की क्वांटिटी जो है कम करके देनी होगी, क्योंकि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वहां पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस वो पूरी तरह नहीं हो पाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है, और जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी और एक ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, क्योंकि वहां पर जो ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी। तो यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिसके पेट में दर्द है, फीवर से रिलेटेड कोई कंडीशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो वो जो है इजीली जो है ड्रग अगर आप ज्यादा अमाउंट में डोज दे रहे हैं तो उसको जो है एक्सक्रीट आउट कर लेता है, सहन कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी है, कोई डिजीज ऐसी है किसी पेशेंट को जिसमें हिपैटिक एंड रीनल फंक्शन या किडनी फंक्शन जो है उस पेशेंट के डाउन है, उनमें कोई डिजीज है, तो उस कंडीशन में उससे आपको कम डोज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और नहीं तो और जो है एक ड्रग टॉक्सिसिटी वहां पर क्रिएट होगी जब उसको जो है आप लार्ज अमाउंट में ड्रग दोगे, क्योंकि ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी बॉडी से, ठीक है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट रिक्वायर नॉर्मल डोज या फिर लेस डोज ऑफ ड्रग, यानी कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं फ्रेंड्स उनको कम डोज की जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या फिर डोज की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है, या फिर जो डोज की क्वांटिटी है वो डिसाइड कर देनी चाहिए पेशेंट की डिजीज कंडीशन के आधार पर किस प्रकार की उसको डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है द डोज ड्रग फॉर डिजीज पेशेंट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन एंड टाइप ऑफ डिजीज दे है, यानी कि किस प्रकार की उसको डिजीज है, कहीं किडनी एंड रीनल फंक्शन से तो कहीं डिजीज नहीं है, ठीक है, इसको डॉक्टर को पता होना चाहिए या फिर उसे डॉक्टर से उसे जो है पेशेंट से पूछ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर किडनी एंड रीनल फंक्शन से अगर रिलेटेड कोई डिजीज होगी तो आपको जो है कम अमाउंट में किसी भी ड्रग का कम अमाउंट देना है उस पेशेंट को। अगर कोई एंटीपायरेटिक यानी कि कोई फीवर की कंडीशन है और कोई एंटीपायरेटिक मेडिसिन आप उसको दे रहे हैं ज्यादा अमाउंट में, तो वो जो है कभी कभार उसको जो है सेंड कर लेता है मैक्सिमम पेशेंट, यानी कि मैक्सिमम पेशेंट उस ड्रग की क्वांटिटी को सेंड कर लेते हैं जब ज्यादा अमाउंट में ड्रग देते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या हो, लीवर एंड किडनी डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम हो, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है उस ड्रग का उसकी बॉडी के अंदर, तो वहां पर जो ड्रग का अमाउंट है फ्रेंड्स वो जो है उस पेशेंट की डिजीज कंडीशन के आधार पर डॉक्टर को जो है फिक्स कर लेना चाहिए या फिर ड्रग का अमाउंट जो है रिड्यूस करके देना चाहिए उस पेशेंट को, नहीं तो आप जो है फैक्टर अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा फैक्टर है फ्रेंड्स वो है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फ्रेंड्स कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी हमारी डोज की क्वांटिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन बॉडी फंक्शनिंग। फ्रेंड्स एनवायरमेंटल की कंडीशन के हिसाब से हमारी बॉडी में जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम रात की बात करें तो फ्रेंड्स रात में जो है हमारी बॉडी रिलैक्स होती रहती है,
तो रात के जो एनवायरनमेंट होता है फ्रेंड्स, वहां पर हमारी बॉडी कोई भी काम नहीं कर रही होती है, यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वहां पर नहीं कर रही होती है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रहती है रात के एनवायरनमेंट में, तो एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर उसी कंडीशन को अगर हम दिन के टाइम में समझे, तो दिन के टाइम में हमारी बॉडी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करती रहती है, कोई ना फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आते रहते हैं, जैसे कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो दिन के टाइम में एक्टिव रहते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन, ठीक है, और हम कुछ ना कुछ खाना खाते रहते हैं दिन के टाइम, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन इसी एनर्जी की वर्ड को हटाकर हम ड्रग वर्ड जोड़ दें, तो रात के टाइम में सेडेटिव की क्वांटिटी जितनी ले रहे हैं, अगर उसी क्वांटिटी को अगर हम दिन में ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो दिन में जो है हमें उस क्वांटिटी को क्या करना है, बढ़ाकर देना होगा, क्योंकि दिन के टाइम में हमारी जो बॉडी है वो कुछ ना कुछ काम करती रहती है, तो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी ड्रग, जैसे कि आपकी सेडेटिव। तो सेडेटिव को जितनी क्वांटिटी हम रात में ले रहे हैं और उसी क्वांटिटी को अगर उसी ड्रग को दिन के टाइम दे रहे हैं, तो सेडेटिव की क्वांटिटी बढ़ाकर देंगे एज कम्पेयर टू रात की तुलना में, ठीक है। और अगर दिन के टाइम में हम जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं सेडेटिव की, तो रात के टाइम में उस क्वांटिटी को घटा कर देंगे। कहने का मतलब है कि रात के टाइम में हमें ड्रग को जो है घटाना है दिन के टाइम की तुलना में, और जो है दिन के टाइम की तुलना में रात के टाइम अगर हम किसी ड्रग को ले रहे हैं सेडेटिव को, तो वहां पर जो है क्वांटिटी को जो है क्या कर देना होगा, घटा देना होगा दिन की तुलना में, ठीक है। तो सेडेटिव क्या होता है, सेडेटिव आर ड्रग कंज्यूम एट नाइट टाइम टू इंड्यूस स्लीपिंग, यानी कि जो स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, नींद दिलाते हैं। ट्रीटमेंट इंसोमिया, जो कि एक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, उसके ट्रीटमेंट में हमारे सेडेटिव दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन अगर इसी सेडेटिव को अगर हम अगर दिन के टाइम में ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो दिन के टाइम में जितनी हम क्वांटिटी ले रहे हैं, अगर उसी क्वांटिटी को अगर हम रात के टाइम में लेते हैं उसी ड्रग को, तो हमें क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए रात के टाइम, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि रात में टाइम जितने भी हम ड्रग ले रहे हैं, उस सेडेटिव की जितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं रात के टाइम, अगर उसी ड्रग को हम दिन के टाइम लेते हैं फ्रेंड्स, तो रात की तुलना में सेडेटिव की क्वांटिटी दिन के टाइम में क्या करनी देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिन के टाइम में क्या करनी चाहिए, मच हायर देन टेकन एट नाइट टाइम, यानी कि हमें क्या करनी चाहिए, रिक्वायर होती है, हायर डोज की रिक्वायरमेंट होती है रात की तुलना में दिन के टाइम पर, ठीक है, सेडेटिव की नींद प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा बारबिटरेट जो होता है फ्रेंड्स हमारा, वो एक प्रकार का सेडेटिव होता है जो प्रोड्यूस करता है स्लीपिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ड्यूरिंग डे टाइम में ले, तो इसी में हायर डोज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए होती है दिन के टाइम में, अगर एज कम्पेयर टू, या फिर हम किसकी तुलना में बात करें, नाइट की तुलना में बात करें, ठीक है। अगर नाइट की तुलना में हम जितने भी बारबिटरेट की खुराक ले रहे हैं, अगर उसी खुराक को अगर हम दिन में ले फ्रेंड्स, तो उस खुराक को हमें बढ़ाना होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली अगर हम बात करें स्टिमुलेंट की, तो स्टिमुलेंट क्या होते हैं, ऐसी ड्रग जो नींद, अगर कुछ पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो उन पेशेंट को स्टिमुलेंट दी जाती है ताकि उन्हें जो है नींद ज़्यादा ना आए, यानी कि नींद को कम करने के लिए स्टिमुलेंट दी जाती है, ये हमारे ब्रेन को एक्टिव फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलेंट आर ड्रग आर मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड टू कंज्यूम्ड इन डे टाइम, यानी कि इनको जो है डे टाइम में अगर कोई पेशेंट है इसको ले रहा है, ठीक है, तो कम क्वांटिटी की जरूरत होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टिमुलेंट होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को कम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि दिन के टाइम हम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो हमें दिन के टाइम जो है नींद बहुत कम आती है, ठीक है। तो दिन के टाइम हमें कम क्वांटिटी की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम बात करें इसी ड्रग को अगर हम कंज्यूम करते हैं नाइट टाइम के टाइम, ठीक है, तो ड्रग की क्वांटिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी इस ड्रग की, क्योंकि नाइट के टाइम पे जो है पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आती है, पेशेंट को नहीं सभी को जो है नाइट टाइम में नींद ज़्यादा आती है, तो नाइट टाइम में हमें ज़्यादा क्वांटिटी की जरूरत होती है। इसके बाद अगला जो हमारा फैक्टर है फ्रेंड्स, वो है हमारा एडिटिव इफेक्ट। इसमें क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, two or more drug administered together, the total combined effect of two or more drug is equal to the algebraic sum of their individual effect called as additive effect। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, कोई भी दो या दो से अधिक ड्रग्स को जब हम क्या करते हैं एक साथ एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट के अंदर, तो वहां पर जो टोटल कंबाइन इफेक्ट होता है उन दोनों ड्रगों का, वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो एल्जेब्रिक ये क्या है फ्रेंड्स, एक मैथमेटिकली टर्म है,
जिसके द्वारा जो हम यानी कि हम एडिटिव इफेक्ट को मैथमेटिकली जो है रिप्रेजेंट, तो वहां पर जो टोटल कंबाइनिंग यानी कि टोटल कंबाइनिंग इफेक्ट जो आया उन दोनों ड्रगों का, वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कैसे? मान लीजिए एक ड्रग है हमारी, ठीक है, जिसका कंबाइनिंग इफेक्ट है 2, दूसरी ड्रग का कंबाइनिंग इफेक्ट है 2, तो दोनों ड्रगों ने टोटल इफेक्ट क्या बनाया आपका 4। तो यहाँ पर जो टोटल इफेक्ट आया इन दोनों ड्रगों को, यानी कि 2 या 2 से अधिक ड्रगों को जब हम एक साथ एडमिनिस्ट्रेट किया है, पेशेंट के अंदर कॉम्बिनेशन में दिया है, तो उन दोनों ड्रगों का जो कंबाइंड इफेक्ट आया है वो कितना है, 4 आया। तो यहाँ पर जो कंबाइंड इफेक्ट है फ्रेंड्स, यानी कि टोटल इफेक्ट है, वो इनके इन दोनों ड्रगों के इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर इन दोनों ड्रगों का इंडिविजुअल इफेक्ट क्या है, 2 + 2, तो अगर हम इसका योग करते हैं तो कितना होता है 4। तो यानी कि टोटल इफेक्ट क्या है, इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के क्या है, बराबर होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडिटिव इफेक्ट जो होता है फ्रेंड्स, वो आपकी ड्रग की क्वांटिटी या फिर ड्रग की डोज को जो अफेक्ट कर सकता है, जिससे हमारा जो पेशेंट है उसको थेरापेटिक एक्शन नहीं मिल पाता है जो भी डॉक्टर चाहता है पेशेंट के अंदर। तो अब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को जो है क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है या फिर हमारा जो भी जो है ड्रग ले रहा है पेशेंट, उसके अंदर कोई भी जो है ड्रग्स का जो है एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। तो ऐसी केसेस में जो आपका डॉक्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, अमाउंट ऑफ डोज इज इंक्रीज्ड, यानी कि जो भी डोज पेशेंट ले रहा है, ठीक है, वहां पर उस डोज का जो या फिर उस ड्रग की डोज को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। मतलब यानी कि अगर वो दिन में सिर्फ 1 टाइम ले रहा है या फिर 2 टाइम ले रहा है, तो वहां पर जो हमारा जो डॉक्टर है उसकी जो ड्रग की क्वांटिटी है या फिर जो ड्रग की जो डोज है उसको 3 टाइम कर देगा, यानी कि इंक्रीज कर देगा, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है ड्रग की डोज को जो है इंक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा जो एडिटिव इफेक्ट क्या होता है और इसको अलजेब्रिक टर्म में कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एपिड्रिन लिया, ठीक है, और दूसरा लिया हमने एमिनोफाइलिन, ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया। तो यहाँ पर जो कंबाइन इफेक्ट आया है, ठीक है, वो कैसा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट इन ब्रोंकियल अस्थमा। हमने क्या किया, एक कोई पेशेंट है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा है, ठीक है, कोई डिजीज है ब्रोंकियल अस्थमा, तो वहां पर उस पेशेंट को हमने क्या किया, एपिड्रिन दिया और एमिनोफाइलिन, ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, उस पेशेंट को कॉम्बिनेशन में दे दिया। ठीक है, तो वहां पर उन दोनों ड्रगों ने एडमिनिस्ट्रेट होकर एक कंबाइंड इफेक्ट बनाया, और वो क्या बनाया आपका, ब्रोंकोडायलेटर, यानी कि दोनों ड्रगों ने जुड़कर जो टोटल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस किया उस पेशेंट के अंदर, वो कैसा होगा, ब्रोंकोडायलेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एपिड्रिन है, ठीक है, अगर इसको हम सिंगल डोज देते हैं पेशेंट के अंदर, या फिर कोई पेशेंट है अगर एपिड्रिन ले रहा है सिर्फ, यानी कि हम उसको एमिनोफाइलिन नहीं दे रहे, सिर्फ हम क्या दे रहे हैं, एपिड्रिन, तो फ्रेंड्स जो एपिड्रिन होता है वो सिंगल डोज भी या सिंगल ड्रग भी क्या देती है, आपकी ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट देती है। उसी प्रकार अगर एमिनोफाइलिन को हम सिंगल लेते हैं, ठीक है, सिंगल ड्रग लेते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में, तो ये भी जो है ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट देती है। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई अगर एपिड्रिन से इफेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उसने क्या किया, एमिनोफाइलिन को कॉम्बिनेशन में दे दिया। ठीक है, ताकि हमारा जो थेरापेटिक इफेक्ट है दोनों ड्रगों का, वो क्या इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो डॉक्टर है उसको जो है डिजायर्ड थेरापेटिक एक्शन मिले पेशेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, उल्टी हो गई, यानी कि यहाँ पर उन दोनों ड्रगों को जब कॉम्बिनेशन में दिया डॉक्टर ने पेशेंट के अंदर, तो वहां पर उन दोनों ड्रगों का जो टोटल इफेक्ट भी आया, वो कैसा आया, इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के बराबर आया। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ड्रगों ने टोटल इफेक्ट क्या बनाया, ब्रोंकोडायलेटर, जबकि ये जो है सिंगल भी ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट दे रही थी। ठीक है, तो मतलब अगर इसको हम समझे, मान लीजिए अगर एपिड्रिन है उसका इफेक्ट ए है और एमिनोफाइलिन का इफेक्ट बी है, ठीक है, दोनों ने इफेक्ट क्या बना लिया, ए और बी, तो यहाँ पर ये जो टोटल इफेक्ट है फ्रेंड्स, वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के क्या है, योग के बराबर है। क्योंकि अगर ए और बी को जो हम योग करते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या बनता है, ए और बी, तो यानी कि ए बी और ए बी, यानी कि दोनों ये क्या हुआ, बराबर। तो यहाँ पर जो टोटल इफेक्ट है फ्रेंड्स, वो ना ही इंक्रीज हुआ, ठीक है, ना ही डिक्रीज हुआ। ठीक है, और वो जो टोटल इफेक्ट है वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के जो है बराबर आया। तो यानी कि हमारी जो डोज की ड्रग्स थी, यानी कि हमारी जो ड्रग की डोज थी वो अफेक्ट हो गई, ड्रग की क्वांटिटी अफेक्ट हुई, या फिर जो हमारा जो पेशेंट के अंदर जो भी डिजीज थी उसका ट्रीटमेंट जो है वहां पर पेशेंट को नहीं मिला उस ड्रग के एडिटिव इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, यानी कि 2 या 2 से अधिक ड्रगों को जब हम कॉम्बिनेशन में देते हैं फ्रेंड, तो वहां पर उन दोनों ड्रगों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अलजेब्रिक टर्म में 2 + 2 = 4।
यानी कि टोटल इफेक्ट कैसा है, इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के क्या है, योग के बराबर है। क्योंकि अगर जब इनको योग करते हैं तो कितना आता है 4, तो यानी कि ये किसके बराबर है, टोटल इफेक्ट के बराबर है, इंडिविजुअल इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो टोटल इफेक्ट आया ब्रोंकोडायलेटर यानी कि जो हमारा एमिनोफाइलिन थी वो उसने भी ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट दिया, एपिड्रिन ने भी ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट दिया। तो दोनों का जो इफेक्ट जुड़कर आया वो क्या है, ब्रोंकोडायलेटर, यानी कि ना ही तो इफेक्ट बढ़ा और ना ही घटा। ठीक है, वो कैसा है, टोटल इफेक्ट उनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के बराबर है। तो यानी कि जो डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट प्रणाली है जो पेशेंट को दे रहा है वो वहां पर क्या हुई, फेल हो गई, क्योंकि वहां पर जो ड्रग्स थी हमारी, ठीक है, उन्होंने क्या दे दिया, एडिटिव इफेक्ट दे दिया। ठीक है, तो वहां पर जो ड्रग की डोज थी वो क्या हुई, अफेक्ट हुई, ड्रग की क्वांटिटी अफेक्ट हुई। तो यानी कि आप क्या हुआ, यानी कि वहां पर क्या हुआ, हमारा डॉक्टर फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर आ गए, या फिर हमारी डोज की जो क्वांटिटी है, ड्रग की जो डोज है वो क्या हुई, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर आ गई। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमारी जो एपिड्रिन थी उसके अमाउंट को या फिर उसकी जो डोज है उसको क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। यानी कि हम जहां पर उसको एक टाइम ले रहे थे वहां पर हमने उसको या तो 2 टाइम के लिए कर दिया डॉक्टर ने, या फिर 3 टाइम्स के लिए कर दिया उसकी डोज को। ठीक है, ताकि उसे एक सुटेबल थेरापेटिक एक्शन मिले उस डोज का। ठीक है, तो उसी प्रकार अगला जो हमारा एग्जांपल अगर हम ले एडिटिव इफेक्ट का, तो उसमें हम क्या करते हैं, एस्पिरिन और पैरासीटामोल को जब हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में, तो जो कंबाइन इफेक्ट होता है दोनों का, बोथ मतलब दोनों एस्पिरिन और पैरासीटामोल, वो कैसा, इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट इन पेन एंड फीवर। फ्रेंड्स, एस्पिरिन क्या होती है, एक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी कि एस्पिरिन का अगर हम मैक्सिमम इफेक्ट की बात करें एस्पिरिन के, तो वो कैसा होता है, एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर होता है। लेकिन ये जो है थोड़ा बहुत इफेक्ट जो आपका एंटीपायरेटिक भी देती है, यानी कि हल्का मुल्का जो इफेक्ट होता है उसका ये एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी देती है। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, इसका एनाल्जेसिक पेन किलर होता है एस्पिरिन का। उसी प्रकार अगर हम पैरासीटामोल की बात करें, ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, एंटीपायरेटिक, लेकिन ये जो है हल्का मुल्का इफेक्ट भी देती है आपका पेन किलर। यानी कि कोई पेशेंट है जिसको फीवर हो रहा है और हाथ पैरों में भी जो है हल्का मुल्का दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है पेन किलर के रूप में भी जो है काम करती है। ठीक है, तो यहां पर डॉक्टर ने क्या किया, एस्पिरिन और पैरासीटामोल को क्या किया, कॉम्बिनेशन में दिया। ठीक है, तो वहां पर जो टोटल इफेक्ट कैसा मिला, एनाल्जेसिक के रूप में मिला और एंटीपायरेटिक के रूप में मिला। ठीक है, क्योंकि हमारी एस्पिरिन कैसी होती है फ्रेंड्स, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक भी होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपको जो है एस्पिरिन को जो हम एनाल्जेसिक के रूप में भी ले सकते हैं, और इसका जो हल्का मुल्का जो इफेक्ट होता है वो एंटीपायरेटिक भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार पैरासीटामोल का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो एंटीपायरेटिक होता है, लेकिन हल्की मुल्की ये जो है पेन किलर भी होती है, क्योंकि पेन को भी जो है रिड्यूस कर देती है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में दोनों को जब डॉक्टर ने कॉम्बिनेशन में दिया पेशेंट के अंदर, तो वहां पर जो इफेक्ट हुआ या तो वो कैसा आएगा, एनाल्जेसिक के रूप में आएगा या फिर एंटीपायरेटिक के रूप में आएगा। तो अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर इफेक्ट यानी कि एनाल्जेसिक इफेक्ट की बात करें सिर्फ ओनली, तो यहाँ पर जो टोटल इफेक्ट होगा वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के क्या होगा, योग के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि एस्पिरिन हमारी क्या होती है, पेन किलर भी होती है और एंटीपायरेटिक भी होती है। ठीक है, लेकिन हम एंटीपायरेटिक की बात नहीं करें, सिर्फ पेन किलर की बात करें कि मान लीजिए अभी इसका इफेक्ट क्या है, सिर्फ पेन किलर है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों ड्रगों ने क्या किया, एक टोटल इफेक्ट जनरेट किया, वो किया एनाल्जेसिक, जो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर उसी बात करें, अगर दूसरा अगर हम थेरापेटिक इफेक्ट बात करें, वो है हमारा एंटीपायरेटिक, यानी हमारी एस्पिरिन ने क्या की, एंटीपायरेटिक इफेक्ट जनरेट कर दिया मान लीजिए। ठीक है, और पैरासीटामोल, यानी कि इन दोनों ड्रगों को जब हम कॉम्बिनेशन में दी हमने पेशेंट के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, टोटल इफेक्ट जनरेट किया एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो ये जो एंटीपायरेटिक इफेक्ट होगा वो उनके दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के बराबर होगा, क्योंकि एस्पिरिन और पैरासीटामोल दोनों जो है एंटीपायरेटिक के रूप में भी काम करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जो टोटल कंबाइनिंग इफेक्ट होता है वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के बराबर होता है एडिटिव इफेक्ट के। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए एस्पिरिन का 2 है, इसका भी 2 है, ठीक है, तो इसका जो टोटल कंबाइंड इफेक्ट कैसा आएगा, 4, जो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये है, तो हमारी जो डोज की जो क्वांटिटी है वो क्या हुई, अफेक्ट हुई, ड्रग की जो डोज है वो अफेक्ट है, क्योंकि ना ही तो इफेक्ट जो है कम हुआ ना ही बढ़ा। ठीक है, कॉम्बिनेशन में देने के बावजूद भी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, हमारी जो ड्रग की जो डोज है उसको क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इन दिस केस में द अमाउंट ऑफ डोज इज इंक्रीज, यानी कि जो ड्रग की डोज है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। उसी प्रकार आता है फ्रेंड्स, अगला हमारा फैक्टर आता है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने एडिटिव इफेक्ट में तो क्या देखा था कि जब 2 या 2 से अधिक ड्रगों को जो हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो जो इनका जो कंबाइन इफेक्ट होता है वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के
योग के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन सिनर्जिज्म में ऐसा नहीं होता। इसमें मतलब क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक ड्रगों को जब कॉम्बिनेशन में देते हैं तो इनका जो दोनों ड्रगों का जो टोटल इफेक्ट होता है वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी कि कितना होता है, मान लीजिए ये जो है 11 हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो टोटल इफेक्ट है वो कितना है, इनके इंडिविजुअल इफेक्ट से भी क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर हम इसको इनका अगर योग करें, ठीक है, तो कितना आता है 4। तो यानी कि जो टोटल इफेक्ट होगा फ्रेंड्स वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एडिटिव इफेक्ट में तो हमने क्या देखा, जो टोटल इफेक्ट था उनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के बराबर था, ठीक है, दोनों ड्रगों के इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के बराबर था। लेकिन सिनर्जिज्म में क्या हुआ कि दोनों ड्रगों का जो टोटल इफेक्ट है फ्रेंड्स वो क्या है, इनके इंडिविजुअल इफेक्ट से क्या है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि टोटल इफेक्ट क्या है, इनके इंडिविजुअल इफेक्ट से क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। इसको समझते हैं कैसे, व्हेन डिजायर्ड थेरापेटिक रिजल्ट needed is difficult to achieve with single drug at the time two or more drug are used in combination form for increase their action, this phenomena is called synergism कहलाता है। यानी कि हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई सिंगल ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक, सिंगल ड्रग दे रहे हैं, तो जो उसका जो इफेक्ट है फ्रेंड्स वहां पर जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा जितना कि जो है डॉक्टर को चाहिए होता है पेशेंट के अंदर, तो वो क्या करता है, उस ड्रग के साथ एक और ड्रग ऐड कर देता है फ्रेंड्स। तो वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, टोटल इफेक्ट जो होता है इन दोनों ड्रगों का, मान लीजिए इन दोनों ड्रगों का टोटल इफेक्ट कितना हो गया, 11। तो ये जो टोटल इफेक्ट होता है ये इनके इंडिविजुअल इफेक्ट से क्या होता है, योग से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यदि अगर इन दोनों को हम योग करें फ्रेंड्स तो कितना होता है, 1 + 1 2। तो यानी कि जो टोटल इफेक्ट है उनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा फिनोमेना कब प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब हम कोई सिंगल ड्रग देते हैं पेशेंट को, तो सिंगल ड्रग जो है थेरापेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है जितना कि हमको चाहिए होता है पेशेंट के अंदर। तो डॉक्टर क्या करता है, उसके साथ कोई ऐसी मेडिसिन को ऐड कर देता है, ठीक है, जिसके कारण जो है उसका इफेक्ट जो है, ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो लेकिन कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पर सिनर्जिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। अगर थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ रहा है तो वो तो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इसी पर्पज से तो हम दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई सिंगल ड्रग हमने दी, दूसरी ड्रग हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो सिंगल ड्रग का जो थेरापेटिक इफेक्ट हमें अच्छा नहीं मिला, ठीक है, तो हमने उसके साथ दूसरी ड्रग को ऐड कर दिया ताकि जो इफेक्ट है वो हमें अच्छा मिल सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों ड्रगों ने क्या किया, एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया जितना कि हमको नहीं चाहिए होता है पेशेंट के अंदर, यानी कि लिमिट से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। कहने का मतलब ये है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमको इफेक्ट चाहिए था 2 गुना, ठीक है, +2 + 2 गुना, अगर हम इसका इंडिविजुअल इफेक्ट के योग की बात करें तो 4 होता है। अगर यहाँ पर हमको चाहिए था 8 गुना इफेक्ट, तो यानी कि हमने इन दोनों ड्रगों को, यानी कि जो 11 टोटल इफेक्ट है, ठीक है, वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग से कितना है, 3 गुना के लगभग है, ठीक है। क्योंकि इनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट कितना होता है 4 और इसका होता है 11, यानी कि कितना है, 3 गुना के लगभग है, ठीक है। तो यानी कि थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, उतना नहीं बढ़ा जितना कि हमको चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमने 2 या 2 से अधिक ड्रगों को जब कॉम्बिनेशन में दिया, या फिर कोई सिंगल ड्रग है जिसके साथ हमने कोई दूसरी ड्रग को ऐड किया, जब उस सिंगल ड्रग ने प्रॉपर थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया था पेशेंट के अंदर, तो वहां पर उन दोनों ड्रगों के कॉम्बिनेशन की वजह से वहां पर जो थेरापेटिक इफेक्ट है, ठीक है, वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ऐसा जो फिनोमेना होता है फ्रेंड्स, वो हमारी ड्रग की जो डोज है उसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एडिटिव इफेक्ट को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 + 2 = 4, ठीक है, टोटल इफेक्ट इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के बराबर होता है। लेकिन सिनर्जिज्म को हम कैसे लिखते हैं, 2 + 2 = 11, यानी कि जो टोटल इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि टोटल इफेक्ट है इन दोनों ड्रगों का, वो उनके क्या है, इंडिविजुअल इफेक्ट से क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर मान लीजिए टोटल इफेक्ट कितना है इन दोनों ड्रगों का, 11 है, तो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग से क्या है, 3 गुना के लगभग है, ठीक है। तो इनका अगर हम योग करें तो कितना है, 4, तो यानी कि जो कितना है, 3 गुना के लगभग है, ठीक है। लेकिन उतना थेरेपेटिक एक्शन हमको नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो ड्रग की जो क्वांटिटी थी या फिर ड्रग की जो डोज है फ्रेंड्स, वो अफेक्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन तो क्या फॉलो की थी, अगर थेरेपेटिक इफेक्ट अगर नहीं मिल रहा है पेशेंट को किसी भी डोज की क्वांटिटी के कारण, तो या तो हम उस ड्रग की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे या फिर डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर जो थेरेपेटिक इफेक्ट है फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा मिल रहा है जितना कि हमको चाहिए नहीं होता पेशेंट के अंदर। तो अब कंडीशन में हम क्या करेंगे, ड्रग की जो डोज है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। लेकिन एडिटिव इफेक्ट में हमने क्या किया था, ड्रग की क्वांटिटी या फिर ड्रग की डोज को जो है इंक्रीज किया था, क्योंकि वहां पर इफेक्ट नहीं तो बढ़ रहा था, नहीं घट रहा था,
ठीक है, यानी कि उतना इफेक्ट नहीं मिल रहा था हमको जितना कि हम पेशेंट के अंदर चाहते थे, इसलिए हमने वहां पर जो डोज है उसको इंक्रीज कर दी। लेकिन यहाँ पर जो सिनर्जिज्म है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि हमारा जो ड्रग की क्वांटिटी है, यानी कि दोनों ड्रगों को जब हमने कॉम्बिनेशन में दिया था, ठीक है, तो वहां पर जो इफेक्ट है वो लिमिट से ज्यादा मिल रहा है, तो वहां पर जो ड्रग की जो डोज है उसको हमने क्या की, जो है कम कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा जो फिनोमिना होता है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, हमारा सिनर्जिज्म कहलाता है। ठीक है, तो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इज मोर देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल। एल्जेब्रिक टर्म में मैंने आपको अभी बताया थे 2 + 2 बराबर का 11, यानी कि जो टोटल इफेक्ट है उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से योग से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसा जो फिनोमिना होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, तो ऐसे केसेस में जो डॉक्टर को जो है ड्रग जो है या फिर ड्रग की जो डोज है उसको क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, या फिर ड्रग का जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। मतलब यानी कि अगर पेशेंट 3 टाइम उस ड्रग की जो है डोज ले रहा है तो वहां पर जो डोज है वह तो 1 टाइम कर देनी चाहिए या फिर 2 टाइम कर देनी चाहिए, यानी कि रिड्यूस कर देना चाहिए उसकी डोज या फिर क्वांटिटी को। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। जब प्रोकेन को जब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सिंगल लेते हैं तो इसका जो इफेक्ट है उतना अच्छा हमको नहीं मिल पाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, एड्रेनलिन को जब यूज करता है इसके साथ कॉम्बिनेशन में, तो इसका जो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन। यानी कि हमने क्या किया, यानी कि जब प्रोकेन को सिंगल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोकेन का थेरापेटिक इफेक्ट था उतना अच्छा हमको मिला नहीं, तो डॉक्टर ने क्या किया, एड्रेनलिन को उसके साथ कॉम्बिनेशन में दे दिया। ठीक है, जिसके कारण जो है प्रोकेन का जो थेरापेटिक या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन में देने के कारण। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रोकेन का जो थेरापेटिक एक्शन है, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया, लेकिन इतना इंक्रीज हुआ जितना कि हमको चाहिए नहीं था। ठीक है, यानी कि लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो गया एक्शन। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन पे क्या प्रोड्यूस हुई, हमारा सिनर्जिज्म प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अगर प्रॉपर थेरापेटिक एक्शन मिल रहा है, यानी कि जितना भी हमको चाहिए था पेशेंट के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रोकेन ने एड्रेनलिन के कॉम्बिनेशन की वजह से उतना थेरापेटिक एक्शन दे दिया जितना कि हमको नहीं चाहिए था, ठीक है, पेशेंट के अंदर, तो वहां पर जो प्रोकेन है फ्रेंड्स उसकी डोज जो है उसको क्या कर देना होगा, हमें रिड्यूस कर देना होगा, उसकी ड्रग की क्वांटिटी को जो है रिड्यूस कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्ड मेंशन किया है, डोज शुड बी रिड्यूस व्हेन थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ प्रोकेन इज ग्रेटर देन नेसेसरी। यानी कि अगर प्रोकेन का थेरापेटिक इफेक्ट है, ठीक है, जो हमें मिल रहा है, अगर वो जितना हमें चाहिए उससे क्या है, ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जितना थेरापेटिक इफेक्ट हमें प्रोकेन का चाहिए था पेशेंट के अंदर, वो अगर उससे कई ज्यादा मिल रहा है एड्रेनलिन के कॉम्बिनेशन के कारण, तो वहां पर जो है आपके जो है प्रोकेन है उसकी जो डोज है उसको क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कोई पेशेंट है जो 3 टाइम उस डोज को ले रहा है, तो वहां पर जो है एड्रेनलिन के कॉम्बिनेशन की वजह से उस डोज को जो है 2 बार ही जो है, यानी कि 2 टाइम के लिए कर देना चाहिए, यानी कि डोज को जो है रिड्यूस कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक टर्म में कैसे हो गया, 2 + 2 बराबर 11, यानी कि जो प्रोकेन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना हो गया, 11 हो गया। यानी कि जो टोटल कंबाइंड इफेक्ट हो यहाँ पर जो है प्रोकेन का प्रोड्यूस हुआ, या फिर यानी कि प्रोकेन या फिर एड्रेनलिन का जो टोटल कंबाइंड इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हुआ, वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग से जो है ज्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि जो हमारा सिनर्जिज्म वाला जो फैक्टर है उसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई सिंगल डोज है, अगर वो इफेक्ट नहीं दे रही तो हम उसके साथ कोई दूसरी ड्रग को ऐड कर देते हैं, जिसके कारण उसका जो इफेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसे हम सिनर्जिज्म कहते हैं। या फिर आप इसको इस प्रकार कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक ड्रगों को जब हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो इनका जो टोटल इफेक्ट होता है वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन से जो है कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कई डेफिनेशन में आपको इस प्रकार भी लिखा होता है, 2 या 2 से अधिक ड्रगों को जब कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो कंबाइंड इफेक्ट जो होता है उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से योग से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि एक ड्रग को जब हम सिंगल देते हैं तो उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो उसके साथ हम दूसरी ड्रग को जब कॉम्बिनेशन में देते हैं तो कंबाइंड इफेक्ट जो होता है, यानी कि जो टोटल इफेक्ट होता है दोनों ड्रगों का, वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी कि कॉम्बिनेशन में देने के कारण जो है थेरापेटिक इफेक्ट जो है बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सिनर्जिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो थेरापेटिक इफेक्ट अगर मिनिमम बढ़ रहा है,
यानी कि जितना कि हमको चाहिए था पेशेंट के अंदर उतना बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, जितना कि हमको नहीं चाहिए पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जो डोज की जो क्वांटिटी है उसको क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, या फिर जो ड्रग की डोज है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा जो अगर एग्जाम्पल है हमारा सिनरिज्म का, उसमें है हमारा लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा को जो हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में, तो लीवोडोपा डीकार्बोक्सिलेटेड पेरिफेरली, इन दिस सिचुएशन द कार्बिडोपा इनहिबिट द डीकार्बोक्सिलेज। फ्रेंड्स, अगर हम लीवोडोपा को अगर हम सिंगल देते हैं पेशेंट के अंदर, तो वहां पर जो हमारा पेरिफेरल यानी कि जो हमारा पेरिफेरल एंजाइम है डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, वो लीवोडोपा को क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेटेड करता है, यानी कि जो लीवोडोपा की डोज है उसका इफेक्ट वहां पर जो है जनरेट नहीं होने देता, क्योंकि हमारा जो वहां पर जो पेरिफेरली एंजाइम है डीकार्बोक्सिलेज, इसको क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेटेड कर देता है, ठीक है। तो यानी कि जो लीवोडोपा की जो डोज है फ्रेंड्स वो क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो डॉक्टर है वो क्या करता है, कार्बिडोपा को जो है कॉम्बिनेशन में दे देता है लीवोडोपा के साथ, ठीक है। तो कार्बिडोपा क्या कर देता है फ्रेंड्स, ये इनहिबिट कर देता है किसको, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को, यानी कि जो पेरिफेरली एंजाइम होता है डीकार्बोक्सिलेज, उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो लीवोडोपा का थेरेपेटिक इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो फिनोमेना होता है फ्रेंड्स वो उसको हम क्या कहते हैं, सिनरिज्म कहते हैं, ठीक है। सो थेरापेटिक एक्शन ऑफ लीवोडोपा इज इंक्रीज, क्योंकि हमारा जो लीवोडोपा का थेरापेटिक इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डोज शुड बी रिड्यूस व्हेन थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा ग्रेटर देन नेसेसरी। अगर लीवोडोपा का थेरापेटिक इफेक्ट इतना प्रोड्यूस होगा जितना कि हमको नहीं चाहिए था पेशेंट के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे लीवोडोपा है उसका जो डोज है या फिर उसकी जो क्वांटिटी है उसको क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अगला जो हमारा जो है एग्जाम्पल है जिसको हम समझते हैं, यहाँ पर हमारी जो सल्फोनामाइड है, ठीक है, वो कैसी होती है, इफेक्टिव होती है अगेंस्ट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ माइक्रोब्स के अगेंस्ट ही जो है ये इफेक्टिव होती है जब हम इसको सिंगल देते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं किसके साथ, ट्राइमेथोर्फिम के साथ, ठीक है, तो ये अपना इफेक्ट क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक है, किसके अगेंस्ट, वाइडर रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, यानी कि एक विस्तृत श्रृंखला के, यानी कि माइक्रोब्स की एक विस्तृत श्रृंखला के अगेंस्ट क्या करती है, ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। यानी कि हमने क्या किया, सल्फोनामाइड को हमने क्या किया, सिंगल दिया, ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट हमें उतना नहीं मिला, तो उसमें क्या किया डॉक्टर ने उसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया ट्राइमेथोर्फिम को, ठीक है। तो इसने क्या किया, जैसे सल्फोनामाइड के साथ हमने ट्राइमेथोर्फिम जो है ऐड किया, कॉम्बिनेशन में दिया, तो इन दोनों का ड्रगों का जो कंबाइन इफेक्ट मिला वो कैसा मिला, बैक्टीरियोसिडल, ठीक है, जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली क्या कर रहा है, किल कर रहा है। यानी कि सल्फोनामाइड को जब हमने सिंगल दिया तो इसने कैसा एक्शन दिखाया, बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि कम थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस किया, क्योंकि बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन क्या होता है, सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने सल्फोनामाइड के साथ ट्राइमेथोर्फिम को ऐड किया तो इसने बैक्टीरियोसिडल एक्शन क्रिएट किया, जो डायरेक्ट क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा पेशेंट के अंदर। तो यानी कि अगर पेशेंट को जो है 7 दिन में से 3 दिन में ही जो है उस ड्रग का जो है इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बैक्टीरिया अगर सीधा ही किल हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो अगर मान लीजिए 7 दिन की बजाय उसे 3 दिन में इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर वो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो कर रहा है तो कई बार जो है उसको 7 दिन भी जो है ट्रीटमेंट के लिए लग सकते हैं उस पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सल्फोनामाइड क्या कर रहा है, सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि सिंगल ड्रग हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने इसको कॉम्बिनेशन में दिया ट्राइमेथोर्फिम के साथ, तो इसने क्या किया, बैक्टीरियोसिडल जो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करेगा, और जो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करेगा तो यानी थेरापेटिक इफेक्ट क्या हुआ, ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। यानी कि जो बैक्टीरिया को किल करेगा तो यानी थेरापेटिक इफेक्ट जल्दी मिल जाएगा, जो भी उसको डिजीज है उसका ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सिनरिज्म कहते हैं। लेकिन कंडीशन वही लागू होती है फ्रेंड्स यहाँ पर, और वो कंडीशन क्या लागू होती है, डोज शुड बी रिड्यूस व्हेन थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड ग्रेटर देन नेसेसरी। अगर वो बैक्टीरियोसिडल एक्शन बना रही है, ठीक है, ट्राइमेथोर्फिम के कॉम्बिनेशन के साथ सल्फोनामाइड, ठीक है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो क्या करेगा, डायरेक्ट बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को किल करेगा, तो थेरापेटिक इफेक्ट हमें अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर सल्फोनामाइड उतना एक्शन बना रही है जितना कि हमको चाहिए नहीं होता, ठीक है, यानी लिमिट से ज्यादा थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो डोज है उसको क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। हमें उतना इफेक्ट चाहिए होता है जितना कि हमको नेसेसरी है, रिक्वायर है, ठीक है, ना ही उससे ज्यादा चाहिए ना ही उससे कम,
क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग में हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारी जो ड्रग की जो डोज है वो अफेक्ट हो रही है, ठीक है। या तो इफेक्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है या फिर इफेक्ट मिल ही नहीं रहा है, या फिर ड्रग जो है कुछ अलग ही जो है थेरेपेटिक एक्शन दे रही है, यानी कि साइड इफेक्ट दे रही है, ठीक है। तो उन चीजों को हमें ओवरकम करने के लिए डॉक्टर को जो है फैक्टर को जो है ध्यान में रखना चाहिए। अगर डोज की क्वांटिटी का इफेक्ट ज्यादा मिल रहा है तो डोज की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, या फिर ड्रग का इफेक्ट बहुत कम मिल रहा है तो डोज को जो इंक्रीज कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन सिनर्जिज्म में तो क्या हुआ, ड्रग का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो मिल तो रहा है लेकिन लिमिट से ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो ड्रग की डोज है यानी कि सल्फोनामाइड की जो डोज है यहाँ पर वो रेड है, यानी कि जो टोटल इफेक्ट होता है वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। ये आपकी डोज की क्वांटिटी को जो है अफेक्ट कर सकता है, ड्रग की डोज को जो है अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार अगला जो हमारा फैक्टर है वो है हमारा एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हमने एडिटिव इफेक्ट में क्या देखा था, 2 + 2 = 4, यानी कि जो टोटल कंबाइन इफेक्ट था वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के बराबर था। फिर हमने सिनर्जिज्म में क्या देखा, 2 + 2 = 11, यानी कि जो टोटल इफेक्ट था उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से योग से क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन एंटागोनिज्म में क्या हुआ है, 2 + 2 ये क्या कर रहा है, ना ही इफेक्ट ज्यादा दे रहा है ना ही कम कर रहा है, यानी कि इफेक्ट क्या बना रहा है, 0। यानी कि हमने 2 या 2 से अधिक ड्रगों को जब कॉम्बिनेशन में दिया उसके बावजूद भी हमें जो इफेक्ट मिला वो कितना मिला है, 0 मिला है। तो ऐसा जो फिनोमेना होता है फ्रेंड्स वो एंटागोनिज्म जो है कहलाता है। अब ये क्यों होता है 0, उसके कारण देखते हैं। मान लीजिए कोई 2 ड्रग है, उनका ऐसा नेचर है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, एक जो पर्सन इस टेबल को जो है या फिर इस वस्तु को जो है इधर की साइड खींच रहा है सेम बल से, ठीक है। उसी प्रकार एक पर्सन है जो इस वस्तु को जो इधर की साइड खींच रहा है, यानी कि इन दोनों का जो बल है फ्रेंड्स वो क्या है, सेम है, यानी कि फोर्स जो लगा रहे हैं इस वस्तु के ऊपर दोनों क्या रहे हैं, सेम लगा है। लेकिन इनका जो कार्य फ्रेंड्स वो एक दूसरे के क्या है, अगेंस्ट है, यानी कि ये इसके विपरीत काम कर रहा है, ये इसके विपरीत काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो वस्तु है या फिर हमारी जो टेबल है वो क्या रहेगी, एक जगह रहेगी। तो यानी कि कार्य यहाँ पर क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। ना ही टेबल उस जगह सरकी, ठीक है, ना ही टेबल दूसरी जगह किसकी, ठीक है, यानी कि वहीं की वही रहेगी। तो कार्य क्या हुआ, 0। उसी प्रकार हमारे ड्रग्स के अंदर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। कोई ऐसी ड्रग है जिनका नेचर ये होता है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है। मतलब एक ड्रग मान लीजिए एंटीपायरेटिक है, ठीक है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो कर रही है, लेकिन दूसरी ड्रग क्या कर रही है, उस इफेक्ट को क्या कर रही है, कम कर रही है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या कर रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही है। तो ऐसा जो फिनोमेना आता है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, हमारा एंटागोनिज्म कहलाता है, ठीक है। तो समझते हैं एंटागोनिज्म क्या होता है फ्रेंड्स। व्हेन एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ वन ड्रग इज डिमिनिश्ड बाय द अदर ड्रग, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। यानी कि हम एक ड्रग को ले रहे हैं, यानी कि एक ड्रग का एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है किसी भी दूसरी ड्रग के कारण क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, यानी कि डिमिनिश्ड की कर दिया जा रहा है। डिमिनिश्ड का मतलब उसको एक्शन को क्या कर रहा है, कम कर रही है कोई दूसरी ड्रग, ठीक है। तो वहां पर जो ड्रग का जो थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए एक ड्रग है जो है अपना इफेक्ट शो कर रही है, लेकिन दूसरी ड्रग जो है हमने जैसे उसके कॉम्बिनेशन में दी तो वहां पर जो दूसरी ड्रग ने क्या किया, उसके इफेक्ट को क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड कर दिया, यानी कि कम कर दिया, ठीक है। तो इफेक्ट क्या हुआ, 0 मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से हम जो हमारा एंटागोनिज्म इफेक्ट होता है या फिर जो हमारा एंटागोनिज्म उसको 2 + 2 या फिर जो है 0 लिखते हैं। तो ऐसा जो फैक्टर होता है फ्रेंड्स वो हमारी ड्रग की जो डोज है उसको अफेक्ट कर सकता है, ड्रग की क्वांटिटी को जो है अफेक्ट कर सकता है। तो आप जो है फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी के अंदर आ सकते हैं। तो डॉक्टर को जो है जब भी जो है मेडिसिन दे रहा है वो पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो वो जो है मेडिसिन का नेचर उसको पता होना चाहिए। कहीं ये दो मेडिसिन उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, कॉम्बिनेशन में दे रहा है, कहीं उनका जो इफेक्ट है वो एक दूसरे के अगेंस्ट तो नहीं, ठीक है। द टोटल कंबाइंड इफेक्ट इज लेस देन द एल्जेब्रिक टोटल इफेक्ट ऑफ 2 ड्रग। मतलब यानी कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कोई भी दोनों ड्रगों ने जो टोटल इफेक्ट दिया है वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट से योग से क्या है, कम है। हमने एडिटिव इफेक्ट में क्या देखा था, 2 + 2 = 4, यानी कि जो टोटल इफेक्ट है, ठीक है, वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग के बराबर है। ये कहने का मतलब था हमारा एडिटिव इफेक्ट में। फिर हमने सिनर्जिज्म में देखा 2 + 2 = 11, यानी कि जो टोटल इफेक्ट है वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग से क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 2 + 2 = 0, यानी कि जो टोटल इफेक्ट है या फिर हम कह सकते हैं इंडिविजुअल इफेक्ट का जो योग है, यानी कि दोनों ड्रगों का जो इंडिविजुअल इफेक्ट है, ठीक है, वो इनके टोटल इफेक्ट से क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर मान लीजिए यहां पर जो इफेक्ट हुआ दोनों ड्रगों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या है, 0 है। तो यहां पर जो टोटल इफेक्ट है वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट के योग से क्या है, बहुत कम है। उसे हम क्या कहते हैं,
एंटागोनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो अब इस सिचुएशन को हम कम कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा जो एंटागोनिज्म इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो सके, हमारी जो डोज है वो इफेक्ट ना हो सके ड्रग की। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, अमाउंट ऑफ डोज इज इंक्रीज्ड, यानी कि किसी भी एक ड्रग का जो अमाउंट है उसको क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए, डोज को जो है इंक्रीज कर देना चाहिए। क्या मान लीजिए ये एक ड्रग है, ठीक है, इसको हम जो एक टाइम ले रहे हैं तो इसका जो इसकी जो डोज है उसको हमें क्या कर देना है, 2 या 3 टाइम के लिए जो है कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट है या फिर जो ड्रग की डोज है उसको क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। कहने का मतलब ये है इस फिनोमेना के अंदर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं हम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज गिवन इन एसिडिक पॉइजनिंग वेयर एल्कलाइन इफेक्ट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिक पॉइजनिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मान लीजिए कोई टैबलेट है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, एल्कलाइन है, यानी कि बेस की तरह काम कर रही है। ठीक है, और हमारी जो है पेट में क्या हो रही है, एसिडिक पॉइजनिंग हो रही है हमारे स्टमक के अंदर, यानी कि गैस प्रोड्यूस कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किसमें देंगे, एसिडिक पॉइजनिंग में देंगे। तो फ्रेंड्स, तो यानी कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एसिड है वो एक दूसरे के क्या करता है, अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा, आपकी जो एसिडिक पॉइजनिंग हो रही है स्टमक के अंदर उसको क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स, एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन देते हैं, जिसके अंदर हमने 7वें में पढ़ा था कि जब एसिड एंड बेस जो है रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, H2O का, और किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट का। यानी कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो वहां पर जो है साल्ट और हमारा वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो वहां पर जो आपका एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है आपके बेस के कारण। तो यहाँ पर अगर कोई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसका नेचर कैसा है, एल्कलाइन बेस की तरह काम कर रहा है, और हमारे स्टोमक में क्या हो रहा है, एसिडिक पॉइजनिंग, यानी कि HCl जो है प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड के साथ जो है रिएक्शन करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा, साल्ट और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। तो यहाँ पर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो नेचर है, ठीक है, वो किसके अगेंस्ट है, हमारी एसिडिक पॉइजनिंग के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो हमारी एसिडिक पॉइजनिंग हो रही है पेट के अंदर वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो इफेक्ट है, यानी कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ने एसिड के साथ क्या करी, रिएक्शन की और किसमें उसको कन्वर्ट कर दिया, वाटर एंड साल्ट के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो फिनोमेना जो है इस प्रकार जो है कार्य करता है, यानी कि इफेक्ट क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन में अब हम क्या करना चाहिए, द डोज शुड बी रिड्यूस व्हेन थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ग्रेटर देन नेसेसरी। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का थेरापेटिक इफेक्ट उतना मिल रहा है, यानी कि लिमिट से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो डोज है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। इसके अलावा अगला जो हमारा फैक्टर है फ्रेंड्स, वो है हमारी आइडियोसाइनक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, आइडियोसाइनक्रेसी का मतलब होता क्या है, इसको समझते हैं। दिस इज द कंडीशन व्हेन पर्सन डू नॉट रेस्पॉन्ड अलाइक द सेम ड्रग ड्यू टू इंडिविजुअल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत फैक्टर्स के कारण एक ही ड्रग के प्रति समान व्यवहार नहीं दिखा पाता है जैसा कि वो अदर ड्रग्स के प्रति दिखाता है। मतलब एक मान लीजिए कोई टैबलेट है आपकी पैरासीटामोल, एक है आपकी एस्पिरिन, एक है आपकी आइबुप्रोफेन और एक है आपकी पेनिसिलिन। ठीक है, डॉक्टर ने उसको पैरासीटामोल दी, ठीक है, तो उसका थेरापेटिक इफेक्ट उसे अच्छा मिल गया। ठीक है, उसके बाद में उसको क्या दी, एस्पिरिन की टैबलेट दी, उसका भी थेरापेटिक इफेक्ट उसे अच्छा मिला। ठीक, आइबुप्रोफेन दी तो उसका भी थेरापेटिक उसे अच्छा मिला। लेकिन जैसे डॉक्टर ने उसे पेनिसिलिन की टैबलेट दी तो वहां पर पेनिसिलिन की टैबलेट लेने के बाद जो हमारा पेशेंट है उसके शरीर में क्या हुई, एक ड्रग एलर्जी प्रोड्यूस हो गई, यानी कि ड्रग ने क्या दे दिया, साइड इफेक्ट दे दिया। तो यानी कि पेनिसिलिन की उस पेशेंट के अंदर क्या है, आइडियोसाइनक्रेसी है। या फिर आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए उसने पेनिसिलिन ली, आइबुप्रोफेन ली और क्या ली, उसने पैरासीटामोल ली, लेकिन एस्पिरिन जैसे उसने ली तो उसके अंदर क्या हुआ, उस ड्रग की एलर्जी देखने को मिली, यानी कि उस ड्रग का उसके अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो यानी कि एस्पिरिन की उस व्यक्ति के अंदर क्या है, आइडियोसाइनक्रेसी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइडियोसाइनक्रेसी कहते हैं। इसके अलावा सम पर्सन प्रोड्यूस एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ ड्रग इन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डोज। कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम किसी डोज का उनको स्टैंडर्ड अमाउंट में अगर किसी डोज को दें उन पेशेंट को किसी भी डिजीज के लिए, ठीक है, तब भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं
जो उस ड्रग के यानी कि उस स्टैंडर्ड डोज के अगेंस्ट क्या कहते हैं एब्नॉर्मल रिएक्शन देते हैं ड्रग की, यानी कि उस ड्रग का उनकी बॉडी में क्या देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। कैसे समझते इसको? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड डोज का मतलब क्या होता है, ताकि सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डोज का मतलब ये होता है, डोज ये कोई ड्रग है उसकी डोज है जिसको हमने क्वांटिटी में दिया गया, यानी कि एमजी में उसको जो है डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। क्योंकि कोई ड्रग है उसको जो है डोज दी गई, और डोज क्या है, अमाउंट है उस ड्रग का। जैसे कि आपको प्रिस्क्रिप्शन में दिया जाता है कि एक टैबलेट सुबह लेनी, एक टैबलेट शाम, तो वो क्या है, डोज है। तो यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड डोज है ये अमाउंट है किसी ड्रग का, ठीक है, जो एक श्रेणी के सभी पेशेंट के लिए कैसी होती है, एक समान इसकी क्वांटिटी होगी, एक अच्छा थेरेपेटिक एक्शन प्रोड्यूस के लिए। किसके अनुसार? डॉक्टर के अनुसार। यानी कि डॉक्टर जो है एक श्रेणी को जितने भी जो पेशेंट है उनको अगर इस मेडिसिन इस स्टैंडर्ड डोज को देगा, ठीक है, तो उनकी जो क्वांटिटी है उन सारे पेशेंट के लिए क्या होगी, सेम होगी। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 21 से 30 साल का है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो है 30 से 35 साल का है, एक व्यक्ति है जो 35 से 30 साल का है। तो ये तीनों ही जो कंडीशन है इनकी जो एज है फ्रेंड्स वो डिफरेंट है, लेकिन तीनों ही किस श्रेणी के, एडल्ट श्रेणी के हैं, या फिर कह सकते हैं हम यंगर श्रेणी के हैं, ठीक है। तो जब भी इन तीनों को अगर कोई मान लीजिए कोई फीवर हो गया तीनों को, ठीक है, और वो बहुत दिन से चला आ रहा है, यानी कि उसका जो है वो ठीक है, वो बहुत दिन से उसको फीवर है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास उस सिचुएशन में एक ही उपाय बचेगा कि या तो वो डोलो 650 mg उसे मेडिसिन देगा, ठीक है, या फिर 500 mg की उसे पैरासीटामोल देगा। यानी कि एज डिफरेंट है लेकिन इनकी श्रेणी एक ही है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार, ठीक है, इन तीनों ही पेशेंट के लिए जो पैरासीटामोल है या फिर डोलो 50 mg की जो टैबलेट है वो उसकी क्वांटिटी एक समान है। चाहे वो 21 से 30 साल के व्यक्ति को अगर फीवर आया है जो बहुत दिनों से आ रहा है उसे, तो डोलो 650 यानी कि 650 mg की डोलो देगा, या फिर तो 550 mg के मेडिसिन देगा। या फिर कोई 30 से 35 साल का है तो उसको भी वो जो या तो इतनी मेडिसिन देगा, यानी कि डोलो की मेडिसिन देगा जिसकी क्वांटिटी इतनी लेगा, या फिर जो है 500 mg की पैरासीटामोल देगा। यानी कि तीनों ही पेशेंट के लिए डॉक्टर के अनुसार क्वांटिटी क्या है, सेम है। उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डोज। यानी कि किसी भी ड्रग की ऐसी क्वांटिटी या ऐसी स्टैंडर्ड डोज जो एक श्रेणी के सभी पेशेंट के लिए क्या हो, समान हो, ठीक है, वही क्या कहलाती है आपकी स्टैंडर्ड डोज। कई बार अगर आपको इसको अलग एग्जांपल के थ्रू समझे तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप भी फार्मा सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप एचएपी की जो बुक पढ़ते हैं वो आपकी 3 राइटर की बुक चलती है आपकी बी फार्मा सेमेस्टर फर्स्ट, ठाकुर, निराली, वाइट, रोज एंड विल्सन, ठीक है, और एक चलती है आपकी एनसीईआरटी की बुक जो आपकी नीट में चलती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि जो ठाकुर और निराली और इन तीनों को हमने देखा, ठीक है। अब कुछ टीचर्स तो कह रहे हैं कि आप निराली पब्लिकेशन पढ़ो, कुछ कह रहे हैं ठाकुर पढ़ो, और कोई कह रहा है रोज एंड विल्सन पढ़ो। लेकिन इन तीनों का जो कंटेंट है वो किस में से लिया गया है, एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी यहाँ पर क्या हुई, स्टैंडर्ड बुक हुई। तो जब हमारा जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर टीचर के पास एक ही उपाय बचेगा कि वो जो उसको कहे कि भैया तो एनसीईआरटी की बुक पढ़, ठीक है। इसमें तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे जो पैरामीटर्स हैं वो फिक्सेड हैं, निर्धारित हैं, जो कि आगे से जो है लिखे गए थे किसी राइटर के द्वारा। वो सारे टॉपिक्स जो हैं, यानी कि तीनों बुक्स के जो टॉपिक है निराली, ठाकुर, वो सारे टॉपिक्स तेरे को किस में मिल जाएंगे, निराली पब्लिकेशन में मिल जाएंगे। तो ये क्या हुई, एक स्टैंडर्ड बुक। उसी प्रकार हमारी एक स्टैंडर्ड डोज होती है जिसकी क्वांटिटी है वो एक श्रेणी के सभी पेशेंट के लिए क्या हो, फिक्स होती है, ठीक है। तो ऐसी ड्रग को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डोज कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको अगर किसी ड्रग की स्टैंडर्ड क्वांटिटी में अगर मेडिसिन दे रहा है डॉक्टर, तब भी वो क्या कर रहे हैं, उस ड्रग की क्वांटिटी की एबनॉर्मल रिएक्शन दे रहे हैं। उसके बावजूद भी उसकी ड्रग की क्वांटिटी का थेरापेटिक इफेक्ट नहीं मिल रहा उस पेशेंट को, जितने की एक श्रेणी के सभी पेशेंट को मिल रहा था, उसको छोड़कर बाकी सबको मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें उस ड्रग की क्वांटिटी या फिर उस स्टैंडर्ड डोज की क्या होती है, आइडियोसाइनक्रेसी होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हमने आपको बताया था कि 3 कंडीशन हम फॉलो कर सकते हैं। या तो हम ड्रग को अमाउंट को बढ़ाकर दें, या फिर घटाकर दें, या फिर ड्रग के अमाउंट को हमें यानी कि हम उस ड्रग को उस पेशेंट को देना ही नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी ड्रग है
ठीक है, वो तो कुछ अलग ही साइड इफेक्ट दे रही है, यानी कि एक साइड इफेक्ट वहां पर प्रोड्यूस कर रही है, ड्रग एलर्जी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उस ड्रग को क्या करना चाहिए, डिसकंटिन्यूट करनी चाहिए, यानी कि अवॉइड करना चाहिए, उस ड्रग को लेना नहीं चाहिए, यानी कि डॉक्टर को उस पेशेंट को ड्रग देनी नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें कि स्टैंडर्ड डोज का, स्मॉल डोज ऑफ क्यूनिन, ठीक है, क्यूनिन की जो स्मॉल डोज होती है वो एक श्रेणी के सभी पेशेंट के लिए क्या होती है, समान होती है, लेकिन उनमें से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे ही वो स्मॉल डोज को लेते हैं फ्रेंड्स, तो उनके कान में क्या होने लगती है, रिंगिंग होने लगती है, यानी घंटी सी बजने लगती है। तो उसका, उस ड्रग का, उस स्मॉल डोज का, उस स्टैंडर्ड डोज का उस पेशेंट के अंदर क्या है, आइडियोसाइनक्रेसी है। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल डोज ऑफ एस्पिरिन में कोज गैस्ट्रिक हेमोरेज। एस्पिरिन की जो स्मॉल डोज अगर हम की बात करें फ्रेंड्स, वो एक श्रेणी के सभी पेशेंट के लिए समान है, यानी कि जितने भी उस एक श्रेणी के जितने भी टाइप के पेशेंट है उस डोज को लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो उनको प्रॉपर थेरापेटिक इफेक्ट मिलता है। लेकिन कुछ पेशेंट में उस एस्पिरिन की डोज की, उस एस्पिरिन की स्टैंडर्ड डोज की क्या देखने को मिलती है, गैस्ट्रिक हेमोरेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, जो हमारा ड्रग है उसको हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, यानी कि उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर डॉक्टर के द्वारा उस ड्रग को उस पेशेंट के लिए अवॉइड कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं देना चाहिए। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी आती है। हाइपर सेंसिटिविटी को भी हम एलर्जिक रिएक्शन ऑफ ड्रग कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन ऑफ ड्रग। इसमें भी क्या होता है कि ड्रग हमारी क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन देती है। ठीक है, एलर्जी इज द एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ ड्रग रिजल्टिंग फ्रॉम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन लीडिंग टू लैब्रिवेशन ऑफ स्टामिन। फ्रेंड्स, जो आपका स्टामिन होता है वही आपकी एलर्जी का कारण होता है, यानी कि आपकी बॉडी में जो लाल लाल चकते होते हैं वो स्टामिन के कारण होता है। ठीक है, जब कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस करती है, ड्रग एलर्जी देती है, तो स्टामिन सबसे पहले रिलीज होता है। इसलिए डॉक्टर एंटी स्टामिन का इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि जब ज्यादा अमाउंट में स्टामिन रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर तो एलर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो और जो ये स्टामिन होता है फ्रेंड्स आपके कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, तो एलर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो हमारी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या करती है, उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है, यानी कि उस एंटीजन को बाइंड कर लेती है एंटीबॉडी और उसको नष्ट कर देती है। लेकिन कई बार हमारी जो बॉडी होती है फ्रेंड्स, वो कई बार जो है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता, जैसे कि हमारा ड्रग एंटीजन, ठीक है, तो तब भी हमारी बॉडी क्या करती है, उसको लगता है कि हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि ये जो एंटीजन हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो एंटीबॉडी है उस एंटीजन के प्रति, ड्रग एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जबकि वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो ये कंडीशन कुछ पेशेंट्स के अंदर ही देखने को मिलती है, तो उसके कारण क्या होती है, ड्रग एलर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन जो है वहां पर जो रिएक्शन करते हैं, यानी कि ड्रग एंटीजन और हमारी शरीर की बॉडी जो है एंटीबॉडी जो है रिएक्शन करेगी, जिससे हमें क्या होगा, ड्रग एलर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस में जो है, बहुत कम केसेस में जो है ये केस हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे पेशेंट में अगर इस कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन है फ्रेंड्स, तो ऐसे पेशेंट को उस ड्रग को जो है डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, यानी कि जो है डॉक्टर को उस पेशेंट को जो है उस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर देयर मे बी द स्किन रैशेस। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है तो आपको जो है वहां पर लैब्रिवेशन होगा स्टामिन का, जिसके कारण क्या देखने को मिला, स्किन रैशेस, यानी कि लाल लाल चकते हो जाते हैं बॉडी के अंदर। अर्टिकेरिया देखने को मिल सकता है, एनाफाइलैक्सिस, साथ में आपको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है, या फिर आपकी ब्लड फॉल, यानी कि जो आपका बीपी है वो गिर सकता है, डाउन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी कोई एलर्जी होती है किसी पेशेंट को किसी भी ड्रग की, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर उसे एंटी हिस्टामिन और जो है एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाता है। ठीक है, ताकि एंटी हिस्टामिन, जो एक्सेस हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है बॉडी से, जो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, एलर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको रोक सके। ठीक है, और एड्रेनलिन आपका जो है यानी कि बीपी जब गिर जाती है तो उसको इंक्रीज कर सके। तो दिस कैन बी हैपन द फर्स्ट टाइम यू टेक ए ड्रग। ज्यादातर ये कंडीशन कब देखने को मिलते हैं, जब आप कोई ड्रग पहली बार लेते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ ड्रग आल्सो कैन बी ड्यू टू फ्रीक्वेंट एंड indiscriminate use of drug like antibiotic, vitamin, some proteinous substances। ठीक है,
या तो ये कंडीशन एलर्जी कब देखने को मिलेगी, जब कोई ड्रग आप पहली बार ले रहे हैं, या फिर ये कंडीशन जब देखने को मिल सकती है जब आप किसी भी ड्रग को जो है इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि अंधाधुंध उस ड्रग का सेवन कर रहे हैं, या फिर उसको बार बार की में उसको लिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एंटीबायोटिक में विटामिन आ गए, प्रोटीनियस सब्सटेंसेस, कई बार आपने जो है जिनके कुछ व्यक्तियों को देखा है जैसे वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते तो उनकी बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलती है, एलर्जी देखने को मिलती है, यानी कि लाल लाल चकते होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर उस ड्रग की क्या है, एलर्जी है। ठीक है, तो इसे हम ड्रग एलर्जी कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन, ज्यादातर व्यक्तियों में पेनिसिलिन की वजह से जो है एलर्जी हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल्स में क्या होता है, पेनिसिलिन के कारण जो है एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो ऐसे फैक्टर्स को जो है डॉक्टर को जो है ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ऐसी मेडिसिन को जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए जिनके कारण एलर्जी हो, नहीं तो आप जो है फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, thus the patient needed a small dose to get accepted therapeutic effect। तो ऐसी कंडीशन में जो है या तो उस ड्रग को रिड्यूस कर देना चाहिए, या फिर पेशेंट को उस ड्रग की स्मॉल डोज देनी चाहिए एक एक्सेप्टेड थेरापेटिक एक्शन लेने के लिए, जो कि डॉक्टर चाहता है उस पेशेंट के अंदर। thus the patient needed a small drug dose to get expected therapeutic effect। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जिनको जो है ड्रग एलर्जी है किसी भी ड्रग की, ठीक है, उनको जो है ड्रग्स की जो है कम अमाउंट में डोज देनी चाहिए, या फिर ऐसे ड्रग को ऐसे पेशेंट के लिए जो है अवॉइड कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी जो है हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिले, कोई भी ड्रग एलर्जी प्रोड्यूस नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर को जो है दवा नहीं देनी चाहिए जिसके कारण उनके शरीर में एलर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, या टू अवॉइड सच कंडीशन one should be tested previously by intradermal sensitization test। if found positive for a particular drug तो the drug should be not to be given। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर जो है इंट्राडर्मल जो है सेंसिटाइजेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें हमने देखा होगा कि डॉक्टर को लगता है कि उस ड्रग की उस पेशेंट के अंदर एलर्जी हो सकती है, जैसे कि आपका पेनिसिलिन लेकर चले। ठीक है, तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर क्या करता है, कुछ अमाउंट में जो है ड्रग इंजेक्ट करता है स्किन के अंदर, वो वेन के अंदर नहीं लगाता, सिर्फ स्किन के अंदर लगाता है। ठीक है, और कुछ वक्त तक इंतजार करता है, 1 या 2 मिनट तक। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो देखता है अगर उस पेशेंट के अंदर उस ड्रग की एलर्जी है, ठीक है, तो उस ड्रग को जो है नहीं देगा। और अगर एलर्जी नहीं है, लाल लाल चकते वहां पर नहीं देखने को मिल रहे हैं, खुजली उजली नहीं हो रही है उस जगह पर, तो डॉक्टर है उस मेडिसिन को उस पेशेंट को अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर देगा उस इंजेक्शन को। ठीक है, इसके अलावा अगला हमारा जो फैक्टर आता है वो आपका आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशील होना किसी भी चीज के प्रति। दिस इज द कंडीशन व्हेन अनयूजुअली लार्ज डोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट which has been produced by a normal dose। it is due to development of drug resistant which demand large dose of drug। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, अनयूजुअली लार्ज डोज लेता है पेशेंट जब उसे स्मॉल डोज का इफेक्ट नहीं मिलता जो पहले उसे मिल रहा था। इसको समझते हैं कैसे, कोई व्यक्ति जो है एक ही ड्रग को बार बार ले रहा है, यानी कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से ले रहा है। ठीक है, मान लीजिए 50 mg की कोई मेडिसिन है तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से ले रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो 50 mg की मेडिसिन से लेगा तो उसका थेरेपेटिक एक्शन उसे नहीं मिलेगा। तो तब उस सिचुएशन में डॉक्टर क्या करेगा, उस 50 mg की मेडिसिन को क्या करेगा, 100 mg की मेडिसिन में कन्वर्ट करेगा, तब जाकर उसको उसका ड्रग का थेरापेटिक एक्शन मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे फ्रेंड्स रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि हम एक ही ड्रग को बार बार लेते हैं तो रिसेप्टर की संख्या जो होती है बॉडी के अंदर यानी कि सेल के अंदर वो कम होने लगती है। ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उनको लगता है कि एक ही एक जब डोज आप रिपीट करते हो तो बोरिंग हो जाते हैं, बोरिंग जैसी प्रोसेस आती है। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कि बोरिंग हो जाते हैं, यानी कि रिसेप्टर की संख्या कम हो जाती है। आपको अगर एक ही फिल्म बार बार की में दिखाई जाए 10 स्टूडेंट को, तो उनमें से जो है एक टाइम ऐसे आएगा सिर्फ 2 स्टूडेंट उस फिल्म को देखेंगे, 8 स्टूडेंट उस फिल्म को देखना बंद कर देंगे। तो उसी प्रकार मेडिसिन में भी कुछ ऐसा होता है, अगर किसी पेशेंट को एक ही क्वांटिटी में अगर मेडिसिन दी जा रही है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो एक कंडीशन ऐसे आएगा कि उस पेशेंट को उस ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में अनयूजुअली लार्ज डोज की उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर उसे ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा। क्योंकि अगर जैसे हम उसको लार्ज डोज में अमाउंट देंगे, मतलब 100 mg का अमाउंट देंगे, तो रिसेप्टर की संख्या कैसे होगी, इंक्रीज होने लगेगी।
ठीक है। तो डॉक्टर को जो है उस कंडीशन में डोज का अमाउंट जो है बढ़ाकर देना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेवलपमेंट होता है ड्रग रेसिस्टेंट, जो डिमांड करता है लार्ज डोजेस की। अब ये ड्रग रेसिस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि हमारी बॉडी में रिसेप्टर की संख्या कम हो जाएगी जब हम एक ही डोज की क्वांटिटी को बार बार लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो टॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, ज़्यादातर उन ड्रग्स के केस में देखने को मिलती है जो कि क्या होती है, नशीली दवाइयाँ होती है, जैसे कि आपके एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ऐसी जो ड्रग्स होती है फ्रेंड्स, अगर उनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई पेशेंट लेता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसे उस ड्रग का प्रॉपर थेरापेटिक इफेक्ट नहीं मिलता है जब वो उसी ड्रग को उतनी क्वांटिटी में लेता आ रहा है जो पहले से लेता था। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करेगा, उस ड्रग की क्वांटिटी को बढ़ाकर देगा एक नीडेड थेरापेटिक एक्शन के लिए, जो कि डॉक्टर चाहता है उस पेशेंट के अंदर। जो है ड्रग रेसिस्टेंट जो डेवलप होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि रिसेप्टर की संख्या कम होगी, क्योंकि वो एक ही अमाउंट में ड्रग ले रहा है, 50 mg का जो है ड्रग ले रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में या तो डॉक्टर जो है उस ड्रग को बढ़ा देगा ताकि जो रिसेप्टर है वो एक्टिव हो जाए और इंक्रीज हो जाए या उसका रिसेप्टर की संख्या, या फिर उसी ड्रग को जो है चेंज करके कोई दूसरी ड्रग देगा, ठीक है। चाहे उसका अमाउंट नहीं सेम हो, लेकिन ड्रग को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है ताकि उसे एक अच्छा थेरापेटिक एक्शन मिले, ठीक है। लेकिन अगर वही ड्रग वो देगा तो 50 mg की नहीं देगा, वो 100 mg की देगा लास्ट में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में या तो जो है ड्रग का अमाउंट इंक्रीज कर देना चाहिए, या फिर उस ड्रग को रिड्यूस कर देना चाहिए, या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी ड्रग को जो है फ्रेंड्स पेशेंट को नहीं देना चाहिए, या फिर अगर हम उसी ड्रग को पेशेंट को वापस एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हैं जो कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से करता आ रहा है, तो उसका जो अमाउंट हमें इंक्रीज कर देना चाहिए, या फिर उस ड्रग को जो हटाकर कोई दूसरी ड्रग चेंज कर देनी चाहिए, ताकि अगर हम उसी अमाउंट में उस ड्रग को दें 50 mg के में, ताकि उसे वो एक नीडेड थेरापेटिक एक्शन मिले जो कि वो पहले मिलता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ड्रग रेसिस्टेंस समझ गए। ड्रग रेसिस्टेंस किसके कारण होता है? क्योंकि आपके रिसेप्टर की संख्या जो कम होने लगती है, जिसके कारण ड्रग का जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो कम होने लगता है, ठीक है। जिसके कारण ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप होगा, और ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप होगा तो वो उस कंडीशन में हमें लार्ज अमाउंट में ड्रग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे हम लार्ज अमाउंट में ड्रग लेते हैं तो आपके जो रिसेप्टर होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, या फिर उस ड्रग को चेंज करके अगर कोई दूसरी ड्रग लेते हैं जिसका इफेक्ट उसके जैसा ही होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके जो रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि ड्रग रेसिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, जिससे डॉक्टर जो आपका जो पेशेंट है उसको जो है थेरापेटिक एक्शन अच्छे से मिलता है, ठीक है। ए पर्सन में डेवलप टॉलरेंस टू ए ड्रग व्हेन द ड्रग इज यूज्ड रिपीटेडली फॉर एग्जांपल जैसे मॉर्फिन, अल्कोहल, हेरोइन एंड कोकीन, ये सारी क्या है नशीली दवाइयां हैं। अगर इनका पेशेंट कोई प्रीवियस टाइम से यानी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से यूज करता आ रहा है, मान लीजिए 50 mg की ये जो है ड्रग यूज करता आ रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा फ्रेंड्स कि जब उसे इस 50 mg का इफेक्ट नहीं मिलेगा तो उसे डॉक्टर जो है 100 mg की मेडिसिन देगा वहां पर, या फिर 150 mg की भी दे सकता है, 250 mg की, कितना भी अमाउंट जो है दे सकता है, यानी कि वो ड्रग का अमाउंट इंक्रीज करके देगा, या फिर इनकी जगह कोई दूसरी ड्रग चेंज कर देगा, ठीक है, ताकि ड्रग रेसिस्टेंट वहां पर डेवलप नहीं हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस हमारी जो नशीली दवाइयां होती है उनके अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर एग्जांपल जैसे मॉर्फिन और अल्कोहल का हम यूज करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के साथ, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है। सो देयर विल बी कम ए टाइम लार्ज डोज मस्ट बी टेकन टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, मतलब यानी कि अगर कोई मॉर्फिन है या फिर अल्कोहल है, ठीक है, जिसको हमने 50 mg की मेडिसिन लेते आ रहे हैं, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम जब 50 mg की इसको मॉर्फिन या अल्कोहल की 50 mg की टैबलेट लेंगे, ठीक है, या फिर अल्कोहल का सेवन करेंगे इतनी मात्रा में, तो वहां पर इसका थेरापेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एक सेम इफेक्ट जो कि आपको पहले से मिल रहा था 50 mg का, उतना ही इफेक्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 mg या फिर ड्रग की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। 150 भी कर सकता है डॉक्टर, 300 भी कर, 350 भी, जैसे पेशेंट को नीडेड, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हो जाता है किसी भी ड्रग का, ठीक है, ये कैसे हो सकता है? इट इज पॉसिबल टू दैट चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या एसिड बेस इक्विलिब्रियम या बॉडी टेम्परेचर जो है आपका वो चेंज हो सकता है। उसके चेंज होने के कारण जो है दवाई का जो थेरापेटिक इफेक्ट है या दवाई की जो थेरापेटिक एक्शन है,
ठीक है, वो वहाँ पर क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, ड्रग की क्वांटिटी अफेक्ट हो सकती है। किसके कारण, एसिड बेस इक्विलिब्रियम के कारण, या फिर चेंज हो सकता है बॉडी के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के कारण भी जो है आपकी ड्रग की क्वांटिटी इफेक्ट हो सकती है, या फिर बॉडी टेम्परेचर के कारण भी ड्रग की क्वांटिटी अफेक्ट हो सकती है। तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये अल्टर कर देते हैं इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये किसी भी मेडिसिन के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, जिसके कारण आपकी ड्रग की क्वांटिटी जो भी आपने पेशेंट को दी थी उसका थेरापेटिक इफेक्ट वहां पर मिल नहीं पाएगा। ठीक है, एक सा एग्जांपल अगर हम बात करें तो सैलिसाइलेट ओनली लोअर द बॉडी टेम्परेचर इफ द इंडिविजुअल बॉडी टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, दे डू नॉट हैव एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी एट ऑल। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपकी सैलिसाइलेट होती है फ्रेंड्स, ये आपके ओनली किसको आपका जो बॉडी टेम्परेचर उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, इसकी कोई एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर की कोई वो जो है प्रॉपर्टी नहीं होती इसके अंदर। फीवर के जो एंटीपायरेटिक क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, और फीवर के अंदर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फीवर आएगा, लेकिन ये क्या करती है, सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है, लेकिन ये फीवर को रिड्यूस नहीं करती है। यानी कि इसमें फीवर की प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिर्फ ये जो है टेम्परेचर को जो है रिड्यूस करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस के कारण आपकी डोज की क्वांटिटी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है बॉडी का वहां पर जो है चेंज हो जाने के कारण ये जो है पॉसिबल हो सकता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। एसिड बेस बैलेंस इक्विलिब्रियम के कारण भी जो है हो सकती है ड्रग की क्वांटिटी अफेक्ट, बॉडी टेम्परेचर के कारण भी जो है ड्रग की क्वांटिटी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी का, वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका हर एक कमेंट एंड हर एक लाइक हमें एक नई एनर्जी देता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए, जिससे आपके फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है या फिर डाउट है वो क्लियर हो पाए और आपकी फार्मेसी की प्रिपरेशन जो है फ्रेंड्स वो कंटिन्यूस चलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।